आज काफ़ी सारे विषयों पर हम चर्चा विचारणा विमर्श करने जा रहे हैं, जिसकी सबसे पहला विषय जिसमें भारत भर से इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो विशेषज्ञ हैं वो आए हैं और उनके साथ हम मंच पर उन्हें ये विषय पे चर्चा करते हुए देखेंगे, जिसमें काफ़ी सारे विषय है। जिसमें से पहला विषय है जिस पे हम बात करेंगे वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जिसे हम हिंदी में वाणिज्य शास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो हमें समाज के विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके समाज उपयोगी आर्थिक नीतियाँ बनाने का सामर्थ्य प्रदान करता है। यह विज्ञान हमें हमारी जिंदगी के लिए अति आवश्यक ऐसे वस्त्र, खाद्य और अन्य सामग्रियों का वितरण, उत्पादन और उपयोग कैसे होता है उसका ज्ञान देता है। एक देश की आर्थिक नीति उसके भविष्य की नींव होती है। अर्थशास्त्र न केवल विद्यार्थियों को परंतु हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारी व्यक्तिगत आर्थिक निर्णयों से लेकर समाज की वर्तमान स्थिति व आने वाले भविष्य को समझने में हमारी मदद करता है। क्या हमारे देश की आर्थिक समस्याओं को समाधान मिल सकते हैं? क्या दुनिया के आर्थिक बाजारों के उतार चढ़ाव से भारत अपना विकास निहित कर पाएगा? ऐसे विशाल और महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे और हम इस पर और भी गहराई से चर्चा विचारणा करेंगे। और इसी के लिए मैं हमारे आज के अतिथिगण जो हमारा भारत देश है वहाँ से अलग अलग प्रांत से आए हुए सोशल एक्टिविस्ट, उनको मैं सबसे पहले मंच पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और मैं बुलाना चाहूँगी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पे आज हम जो चर्चा विचारणा करने वाले हैं उनके साथ एक मॉडरेटर होंगे। सबसे पहले मैं हमारे मॉडरेटर युवराज जी पोखरना को मैं मंच पे आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। तालियों के साथ स्वागत करें। श्री युवराज जी पोखरना जो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, न्यूज़ पैनलिस्ट है और राइटर भी है। और अब हम हमारे पैनलिस्ट को आमंत्रित करेंगे स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर, जिसमें हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट है वो है श्री नितिन जी शुक्ला जी। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ही इज़ ए लाइफ कोच एंड एनालिस्ट, श्री नितिन शुक्ला जी। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं श्री मोनिका वर्मा जी। शी इज़ PhD in International Relations and enthusiast in geopolitics and foreign affairs. हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं श्री ऋषि बागरी जी। He is a CIO in Rishivika Investments and keen observer of socio-economic changes. और हमारे चौथे आज के पैनलिस्ट है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी जो है CS सुमित मेहता जी। ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। तालियों के साथ हमारे सारे पैनलिस्ट और मॉडरेटर का स्वागत करेंगे। और उनका स्वागत करने के लिए हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो भारत भर से आए हुए हैं उन सभी को मैं स्टेज पे बुलाऊंगी। तो युवराज पोखरना जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी अंकित मिश्रा जी एंड हर्षवर्धन वर्मा जी को। ये सारे व्यक्ति जो भी स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए मंच पर उपस्थित हो रहे हैं, वो सारे अपने अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी बुलंद आवाज़ में एक आवाज़ उठाते हुए काफ़ी अच्छी तरह से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। तो उनके लिए भी ज़बरदस्त वाली तालियां हो जाए। युवराज जी का स्वागत करेंगे अंकित मिश्रा जी एंड हर्षवर्धन वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी एंड हर्षवर्धन जी। नितिन जी शुक्ला का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी कौशल जी दुबे एंड दुर्गेश जी सिंह को। कौशल जी दुबे एंड दुर्गेश जी सिंह को मैं स्टेज मंच के ऊपर बुलाना चाहूँगी, आमंत्रित करती हूँ स्वागत करने के लिए नितिन जी शुक्ला का। अगर वो यहाँ हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है तो नितिन जी शुक्ला का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी अजय जी निषाद एंड शुभम मालवी जी को। अजय जी निषाद एंड शुभम मालवी जी, तालियों के साथ स्वागत करेंगे।
जय निषाद जी एंड शुभम मालवीय जी के हाथों, और उनके बाद सीए सुमित मेहता जी, जिनका स्वागत करेंगे करण कपूर जी एंड सृष्टि गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था के विषय पर, आज के विषय पर चर्चा विचारना। तालियों के साथ शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। ये पिछले 30 सेकंड के जो विलंब हुआ है 30 सेकंड का, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वो क्या है कि मॉडरेटर के अंदर से ऑर्गेनाइजर को निकालना बड़ा कठिन टास्क है, डिफ़िकल्ट है ये, तो क्षमा चाहता हूँ 30 सेकंड की बर्बादी हुई उसके लिए। और आरंभ 2024 का आरंभ वो भी अर्थव्यवस्था के सत्र से हो रहा है, और वो भी अर्थव्यवस्था की राजधानी कहे जाने वाले ऐसे नगर सूरत से हो रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संकेत है हमारे लिए। और सभी गणमान्य पैनलिस्ट का परिचय, मुझे लगता है ऐसा कोई सभागार में नहीं जो इनसे परिचित ना हो। बहुत समय ना लेते हम सीधे मुद्दों पे आते हैं। यहाँ से मंथन हमको लेके जाना है कुछ आज। मेरा देखिए मॉडरेशन मैं इस तरह का सोच रहा हूँ आज कि पहले मैं कुछ ओपन क्वेश्चंस शूट करूँगा, और उसके बाद जो हमारे विषयों के विशेषज्ञ हैं, तज्ञ हैं, उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम देंगे उन्हें। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बड़ा मीडिया में फेमस चर्चित टर्म है द लॉस्ट डेकेड, अर्थात 2004 से 2014 का जो काल था उसे लॉस्ट डेकेड कहा गया कि पॉलिसी पैरालिसिस था, देश ने तरक्की नहीं की, जो सोचा वो हासिल नहीं कर पाए। तो लॉस्ट डेकेड में अर्थव्यवस्था को कितनी हानि, कितनी क्षति पहुंची, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक पैनलिस्ट 2-3 मिनट का समय लेके अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। ओवर टू यू ऋषि जी। सबको मेरा प्रणाम। और अपनी जब बात करते हैं लॉस्ट डिकेड की, मैं कंपेयर करूंगा 10 साल पहले, जो अभी अपने 10 साल हुए हैं 2014 से 2023-24, और उससे पहले 2004 से 2014। 2004 से 2014 में हमारी इकनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, 11वें स्थान पे थी। आज हम 5वें स्थान पे हैं। उस समय हमारी ग्रोथ रेट 4% तक चली गई थी 2014 में। आज हमारी ग्रोथ रेट 8% को टच कर रही है, और ये तब टच कर रही है जब बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ रिसेशन में जा रहे हैं। जर्मनी रिसेशन में जा रहा है, इटली रिसेशन में जा रहा है, सारी जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है वो रिसेशन में जा रही है। हम उस समय जा रहे हैं, और इसका क्या कारण है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि ये जो आज जो रिजल्ट आप देख रहे हो कि इंडिया बीइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 8% ग्रो कर रही है, और फास्टेस्ट का टैग लग गया है, ये कैसे मुमकिन हुआ है? कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए, जो हम मतलब जो पेनफुल रिफॉर्म्स थे हमने वो सारा अंडरटेक किया। हमने बैंकिंग में रिफॉर्म किया, एनपीए क्लीन अप किया, हमने जीएसटी लाया, इतने सारे जो 28 टैक्स है उसको एक टैक्स बनाया, हमने ये आपके रेरा लेकर आए, वी डिड ऑल द पेनफुल रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स आया, सब कुछ आया। तो ग्रेजुअली, और जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया, जो आफ्टर डिमोनेटाइजेशन जो एक डिजिटल पुश मिला है, आज हम हमारे मतलब आप सोच लीजिए, अगर वर्ल्ड में 100 ट्रांजैक्शन डिजिटल होते हैं तो उसमें 46 ट्रांजैक्शन इंडिया में होते हैं। तो आप सोच सकते हैं इंडिया उस लेवल पे आ गई है। हमारी जो 100 ट्रांजैक्शन अगर हमारे इंडिया में होते हैं तो 80 ट्रांजैक्शन उसमें डिजिटल होते हैं, यूपीआई वाले होते हैं। आप एक चीज़ सोच सकते हो कि वो 50 करोड़ लोग जो कभी बैंकिंग का मुंह नहीं देखे थे, हमने नेशनलाइज तो बैंक को 1970 में किया था, लेकिन वो गरीब तबका आज तक वो बैंक के अंदर नहीं घुस पाया। तो सबसे पहले हमने लास्ट 10 सालों में उस गरीब आदमी को बैंकिंग, उसका बैंक अकाउंट खोला, उसको बैंक अकाउंट खोला। तो बैंक अकाउंट खोलने के बाद उसने अपना धीरे धीरे करके वो बैंकिंग में इंक्लूड हुआ, उसको क्रेडिट मिलने लग गई, उसने यूपीआई में काम करने लग गया। वो यूपीआई पे जैसे एक चाय वाला है, आप जस्ट सोचिए एक चाय वाले को भी पता नहीं है कि वो यूपीआई में पैसा ले रहा है, और उसकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है,
उसके बैंक स्टेटमेंट में वो पैसे आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और वो रिफ्लेक्ट करने के बाद बेसिकली क्या हो रहा है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बन गई है। उसको खुद को पता नहीं है कि वो दिन में 100 चाय बेच देता है, 10 रुपए के हिसाब से भी चाय बेचता है, तो 1000 रुपए की चाय बेच देता है, और 1000 रुपए की चाय के हिसाब से महीने की 30,000 की चाय बेच देता है, और साल की वो 3-4 लाख की चाय बेच देता है। उसको खुद को रियलाइज नहीं था ये वाली चीज। अब उसको ये पता चल गई कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बन गई कि उसकी 4 लाख की कैश फ्लो है, और उसके कारण उसको क्रेडिट मिलने लग गया। तो 40 करोड़ मुद्रा लोन मिलने लग गए। तो क्रेडिट जो है वर्दी हो गया है वो आदमी। 50 करोड़ लोग जो पहले सिस्टम में ही नहीं थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन में ही नहीं थे, वो 50 करोड़ नए ग्राहक आ गए हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ गए हैं, उनको क्रेडिट मिलने लग गई है, और वो क्रेडिट से वो एक्सपैंड करने लग गए अपने बिजनेस। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, छोटे छोटे 50 करोड़ इंजिन्स हमारे अर्थव्यवस्था में लग गए हैं, और वो अर्थव्यवस्था उस इंजन से, छोटी छोटी इंजन, माइक्रो इंजिन्स, आप सोच सकते हैं चंद्रयान गया है और हमने चंद्रयान को भेजा है। आप सोचिए हमारी इकोनॉमी में अगर 50 करोड़ इंजिन्स लग जाएं तो क्या हो सकता है। तो ये वो उसका है कि हम बाहर की जो दुनिया है उनसे इंसुलेटेड हो गए हैं, बाहर के रिसेशन से इंसुलेटेड हो गए हैं, और हमारा ये ग्रोथ इंजन है जो हमें एक अलग दिशा पे लेके जा रहा है, ऊपर की दिशा पे लेके जा रहा है, और बिना कोई ओवरहीटिंग के लेके जा रहा है। हमने अपना सारा का सारा लास्ट 10 साल में लीकेजेस बंद किए। पहले एक जमाने में हमारे प्राइम मिनिस्टर बोला करते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा मिलता है। आज 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया मिलता है, वो डीबीटी थ्रू जा रहा है, डीबीटी के थ्रू जा रहा है, पैसा लीक नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट जो भी पैसा भेजती है 25 लाख करोड़ लास्ट 10 साल में, और 25 करोड़ लोगों को मिला है। तो आप सोचिए लीक नहीं हुआ है तो उसमें कितना पैसा बचा है। हमने फेक राशन कार्ड को, हमने सारे धीरे धीरे करके जितने भी फेक गोस्ट बेनिफिशियरीज है उसको हटाया, और हमने 2,70,000 करोड़ रुपया बचाया है। और 2,70,000 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया है कहां पर? रोड्स पे, पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट 1947 से लेकर 2014 तक इन्वेस्टमेंट नहीं, उतना इन्वेस्टमेंट हमने 2014 से लेकर 2024 में किया है। तो आप देख सकते हैं स्केल, स्पीड और साइज किस लेवल की थी और किस लेवल की है। सेकेंडली, हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। जैसे एक फास्ट टैग है, हमने एक फास्ट टैग को इंप्लीमेंटेशन किया, छोटी सी चीज है। आप सोच सकते हो फास्ट टैग से हमारे देश में 70,000 करोड़ रुपए का ईंधन बचा है, क्योंकि वो हमारी ट्रक्स थी, कार्स थी, जिसको 7 मिनट से 12 मिनट तक वेट करना पड़ता था, आज वो 47 सेकंड में वो निकल जाती है ऑन एन एवरेज। 47 सेकंड में वो जिप पास हो जाती है। तो हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, एक एक की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली इकोनॉमी इज ग्रोइंग, एंड इकोनॉमी इज ग्रोइंग इन अ लीप्स एंड बाउंड। तो वो रहेगा। ऋषि जी, आपसे हम विस्तृत में इस विषय पे चर्चा करना भी चाहेंगे। सुमित भाई सूरत में है तो एक प्रश्न गुजरातीમાં જ કરી દઈએ, આપણે શું ગુમાવ્યું 10 વર્ષોમાં, ધ લોસ્ટ डेकेड। नमस्कार सभी जनों को। जब हम लॉस्ट डिकेड बोलते हैं तो किसके साथ कंपेयर करेंगे? तो मैं जिस तरह से देखता हूं, सबसे पहले वाजपेयी जी के 6 वर्ष में हमने क्या काम किया था। 6 वर्ष में पूरा जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फाउंडेशन डालना था वो वाजपेयी जी ने डाला। 2004 में उनका इलेक्शन में हार हो गई, और उसके बाद में जो ग्रोथ हुआ, क्योंकि ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा नहीं है कि आज मैंने डाला और कल मुझे दिखाई देगा। आज जो काम करते हैं उसका इम्पैक्ट 4 साल 5 साल के बाद दिखाई देता है। इसलिए आज के तारीख में हम जो देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ 2023 में, इसका कहीं डिसीजंस लिए गए होंगे 2018 में, 2017 में, उसका इम्पैक्ट आज दिखाई दे रहा है। वाजपेयी जी ने तब पूरा एक कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बूम जो चालू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, वो वाजपेयी जी ने चालू किया, जिसका एक पूरा इफेक्ट आया कि रास्ते बन रहे तो सिर्फ रास्ते नहीं बनते, सीमेंट की फैक्ट्री चलती है, स्टील की फैक्ट्री चलती है, ट्रक चलती है, ट्रक बनाने वाली कंपनियां चलती है, लेबर रिक्रूट होता है, वो भी घर पे पैसा लेके जाता है, और उसका जो रास्ता बनता है, रास्ता बनने के बाद उसके ऊपर जब ट्रैफिक आएगा तब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाया, 10.4% वॉज द हाइएस्ट ग्रोथ इन 2008, वो किसके बेसिस पे था? द इन्वेस्टमेंट्स जो हुए थे फ्रॉम 1999 टू 2004, वो जब कंप्लीट हुए, वो जब स्ट्रीमलाइन हुए, तब उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखाई दिया। लेकिन इसको लॉस्ट डिकेड क्यों बोलते हैं? सबसे बड़ा डिबेट है इसको लॉस्ट डिकेड क्यों बोलते हैं। सबसे पहले
अगर हम पॉलिसी डिसीजंस देखें, 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उसके बाद में उसने क्या पॉलिसी डिसीजंस लिए? सबसे पहला था कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ, जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट का मंत्र था कि हम पैसा लगाएंगे रास्ता, डैम, पावर प्लांट, दूसरे सब मूलभूत सुविधाओं में, और उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वो कांग्रेस ने हटा दिया। कांग्रेस ने वो रिवर्स करने का काम चालू किया और वहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म और करप्शन लाना शुरू कर दिया, जिसका इम्पैक्ट हम लोग को 2008 के लीमन क्राइसिस के बाद दिखना भी शुरू हो गया। ये पहला काम उसने किया। ऊपर से उन्होंने पूरा फोकस लगाया, वाजपेयी जी ने सब गलत किया है वो लोगों के मन में डालना। तो 2004 से 2008 तक सिर्फ रिवर्स करते गए, जितना अच्छा काम वाजपेयी जी ने किया वो सब रिवर्स करके वहाँ करप्शन डालने का काम कांग्रेस ने किया। और जो फ्रॉड्स हुए हैं, यानी आपने सिर्फ 2G, CWG ये सब स्कैम सुने हैं। PPP में, हाईवेज में जो लैंड एलोकेशन का स्कैम है, ये किसी ने नहीं सुना है, क्योंकि ये शायद इतना बड़ा अमाउंट हुआ कि नहीं वो लोगों को पता नहीं है, या फिर CAG ने रिपोर्ट नहीं निकाला। लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जिसका इम्पैक्ट 2009 के बाद आया। दूसरा, ये जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसने एक ही किया, लोगों के हाथ में पैसा दो, उसमें से खुद पैसा निकालो। मार्केट चल रही थी, वाजपेयी जी ने जो भी इन्वेस्टमेंट करा था उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा था, इसलिए सब अच्छा चल रहा था। यानी ऐसे बोले कि दादाजी ने जो पुण्य किया, बेटे के बाद पोते को उसका फ़ायदा मिल रहा था, तो वो चल रहा था। 2009 में 8 में लीमन क्राइसिस आई, उसके बाद में जिस तरह से मार्केट सिकुड़ गया, दुनिया भर का विश्व मार्केट जिस तरह से सिकुड़ गया, उससे पैसा आना बंद हुआ। और उसके बाद में गवर्नमेंट को पता चला अब तो प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो कमाई थी पहले दादाजी की और पिताजी की, वो खर्च कर डाली, अब कुछ नहीं बचा हाथ में। वहाँ से जो प्रॉब्लम चालू हुआ, पॉपुलिज्म में गई गवर्नमेंट, रास्ते बनाना, डैम बनाना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पॉजिटिव करना, ये सब बंद हो गया। क्या करना है? मनरेगा में लोगों को पैसा देना है, उसमें से खुद पैसा गबन करना है। इसमें एक टर्म आता है इकोनॉमिक्स में, मैं एक ही टेक्निकल ज़्यादा नहीं लूँगा, ट्विन डेफिसिट। यानी पहले हमारा बजट में डेफिसिट होने लग गया, दूसरा हमारा इंपोर्ट बढ़ने लग गया, क्योंकि लोगों के हाथ में मुफ्त का पैसा आ रहा था, पॉलिटिशियंस और दूसरे लोगों के हाथ में, जिसके कारण ट्रेड में भी डेफिसिट होने लग गया। वहाँ हमारे करेंसी का डाउनफॉल होना शुरू हो गया, जो आप लोग ने सबने देखा होगा। 40 से लेके 56-57 रुपए तक का जो डॉलर का रुपये का डिप्रिसिएशन हुआ डॉलर के सामने, ये उसके कारण हुआ है। तो ये पूरा जो इम्पैक्ट हुआ, नेगेशन ऑफ वाजपेयी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, और बाद में रॉन्ग पॉलिसीज़, इसके कारण हम लोगों को ये पूरा एक डिकेड था जो इंडिया ग्रो कर सकता था, वी लॉस्ट दैट एंड दैट इज़ द लॉस्ट डिकेड। थैंक यू सुमित भाई। शुक्ला जी, आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आपने नौकरी की है, आप आज यूट्यूबर हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आप जनता के बीच में रहें, तो मैं आपसे एक ठेठ गांव देहात वाली बात चाहता हूं कि 2014 और 4 ये 10 साल में हमारे गांवों ने, हमारे छोटे शहरों ने क्या खोया है? सबसे पहले सूरत की इस धरती को प्रणाम, सूरत के तमाम सारे जितने हमारे यहाँ पर दर्शक मौजूद हैं सबको प्रणाम। आप देख रहे होंगे मैं बार बार पानी पी रहा था, वो इसलिए पी रहा था कि गुजरातियों के सामने अर्थशास्त्र की बात करनी है, ये अपने आप में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि गुजराती तो बॉर्न अर्थशास्त्री होता है भाई। तो थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा, जैसा अभी सारे लोगों ने बात करी, और काम मोदी जी ने इतने कर दिए हैं कि मुझे मजबूरी है, मेरे को अपने साथ में पूरी लिस्ट रखनी पड़ती है। अगर नहीं किया तो बहुत ईजी था ना मेरे लिए पापा कंप्यूटर लाए थे, काम खत्म हो गया। पर इधर इतना है कि बोलते रहेंगे शाम हो जाएगी लेकिन काम खत्म नहीं होंगे। तो ऐसा सपूत आपने इस देश को दिया है जिसने इस देश का भाग्य ही बदल दिया। तो अगर ये कहूँ भाग्य विधाता दिया है तो गलत बात नहीं होगी। और इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आप ही ने दिए थे, देश को बनाने वाले भी आपने ही दिए थे। तो गुजरातियों का जो कंट्रीब्यूशन है, कई बार कुछ लोग बोलते हैं सेना में नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है। अरे देश नहीं होता गुजराती नहीं होते तो भाई। तो पुरातन काल से भारत जो है काफ़ी रिच रहा, ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था हमारे नहीं थी। लगभग 40 से 50% का वर्ल्ड जीडीपी का हमारा हिस्सा था। धीरे धीरे करके कुछ लोग बाहर से आए, उन्होंने ऐसे इतनी लूट खसोट मचाई कि भारत धीरे धीरे करते करते जब अब छोड़ा उन्होंने तो 2% पे रह गए हम। इतना डाउनफॉल सोचिए, कहाँ 50%, नाउ यू आर एट 2% जब छोड़ा गया। ये तो पुरानी बात हो गई। आप कहेंगे इतनी पुरानी करने की क्या ज़रूरत है, नई बात करते हैं। नए में भी कुछ लोग चेहरे बदल के आ गए। अभी 4 से 14 वाली बात बता रहे थे हमारे दोनों एक्सपर्ट। तो बस चेहरे बदले हैं, काम वही है। उनको भी लूटना था जो पहले आए थे, मुगल से लेके ब्रिटिशर्स तक। और अभी तो पार्टी भी शायद ब्रिटिशर ही है वो, हाँ ऋषि भाई, हाँ। तो नाम क्यों लेंगे, क्या करना है, आप समझ गए, बस इतना काफ़ी है। सो
जहाँ तक ग्रामीण परिवेश की बात है, जब मैं एक गांव के परिवेश से आता हूँ, एक ऐसी जगह से आता हूँ मध्य प्रदेश से, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी दूरी है एक से दूसरी जगह जाने में। एक गांव वाला, मध्य प्रदेश का एक बेचारा किसान जो होता था या गांव वाला होता था, वो सपना देखता था कि मुझे शहर जाना है, आपके यहाँ आना नहीं, अपने ही शहर जाना है। उसके लिए वो टास्क होता था। क्यों? सड़कें नहीं थी। इसके बाद में वाजपेयी साहब की सरकार आई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर गांव को जोड़ेंगे, उससे गांव वाला शहर आने लगा। इससे क्या फ़र्क पड़ गया? अर्थव्यवस्था में क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ गया। वो आदमी बेचारा जिसको रेट ही नहीं मालूम था कि क्या रेट है, आज वो रेट उसको मिलता है क्योंकि वो मार्केट में आता है, मंडी में वो उसकी पहुंच है। पहले मंडी ही नहीं पहुंच पाते थे। दूसरा, अभी जब प्रधानमंत्री आए, इन्होंने बताया बैंकिंग सेक्टर में, आज भी आपको बता देता हूँ, आप लोग गाँव जाकर देखिए, आज भी एक गरीब आदमी, ग्रामीण आदमी जब बैंक में जाता है तो अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर जाता है। उसको आज भी इतना डर है बैंक का। आप सोचिए क्या हमने हालत कर दी, और किसकी? 80% जनता की। और ये हमारे वोटर थे, ये सरकार बनाते थे, और इनके साथ ये बदले में बर्ताव सरकारें करती थी। दूसरा क्रांति हुई मोबाइल, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं भाई हम। इससे गांव वाले को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? गांव वाले को फ़र्क ये पड़ा, उसके हाथ में मोबाइल आया। मंडी जाने के लिए पहले मंडी में जाते थे, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, किसान की बड़ी बेचारा खड़ा रहता था, 2-2 3-3 दिन, पेमेंट भी नहीं होता था। अभी पहली बात, पेमेंट ऑनलाइन हो गया, जैसा इन्होंने बताया, बैंक से सारे जुड़ गए, पेमेंट खाते में आता है, डायरेक्टली आता है, बिना इधर उधर की कोई रिश्वत दिए हुए। मंडी में जब आप जाते थे, 4-4 5-5 दिन गाड़ी खड़ी रहती थी, और गाड़ी का नंबर लगने के लिए, तुलाई के लिए आपको रिश्वत देनी होती थी, और तब जाके गाड़ी की तुलाई होती थी। अभी स्थिति बदल गई। मोबाइल उठाता है गांव वाला, अपना टोकन नंबर लेता है, उसको मालूम है मुझे 10 तारीख को जाना है, दोपहर के 1 बजे मेरी तुलाई होगी, वो वहाँ पर काटा खा लिए उसके लिए। सो ये डिफरेंस आया है गाँव वाले के लिए। गाँव के परिवेश की अब हम बात करते हैं, और जब ये चीज़ें होती हैं ना सर, जब वो उसके जीवन स्तर में सुधार आता है, तब आपके जीवन स्तर में सुधार आता है शहर वाले के में। अब कैसे? उसने अपनी फसल बेची, उसने जो पैसा कमाया, उसी से तो खरीदारी करने वो शहर आएगा। आपकी अर्थव्यवस्था भी तो उसी से चल रही है। तो हम लोग सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये तमाम सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड मोदी सरकार लेकर आई, इससे पहले किसी को पता नहीं था। क्यों? सो रहे थे हम। गांव वाले को बोल दिया तेरी ज़मीन तो बंजर है, बेचारा वो बैठा हुआ है। आज उसको मालूम है, उसने मोबाइल उठाया, सॉइल टेस्टिंग के लिए दिया, मालूम चला नहीं यार यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, कैक्टस हो सकता है। बोले कोई बात नहीं, हम ड्रैगन फ्रूट कर लेंगे, और उससे आज वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो ये फ़र्क पड़ रहा है गाँव में। सरकार ने जो सरकार ऊपर कर रही है, ऊपर देखने में हमको अच्छा लग रहा है, यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि भाई मोबाइल क्रांति से हमको क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन नीचे जाकर देखिए बहुत फ़र्क पड़ा। आज अपने मोबाइल के अंदर वो अपना खाता देख लेता है। पीएम किसान सम्मान निधि है, तमाम सारी हज़ारों योजनाएं हैं जो डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, और डायरेक्टली उसके पास मैसेज आता है कि आपके खाते में पैसा आ गया। अभी मध्य प्रदेश में उन्होंने शुरू किया लाडली बहना योजना। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी बाबू को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं। आप महिला हैं, मध्य प्रदेश की नागरिक हैं, मध्य प्रदेश की वासी हैं, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो ये जो बदलाव जो आए, अब एक सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ना, 1000 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है। कभी गांव में जाकर देखिए साहब, उस आदमी के पास 50 रुपये की चप्पल पहनने के लिए पैसा नहीं है, उस महिला के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने लिए दवाई खा ले। और प्रधानमंत्री ने इस बात को मंच से कहा था, अपना इलाज नहीं कराती। ये सच्चाई है। महिलाएं गांव की अपना इलाज नहीं कराती हैं सिर्फ इसलिए कि पैसा खर्च हो जाएगा, मेरे घर का पैसा लग जाएगा। बाद में मालूम चलता है 4 साल बाद की तो लाइलाज हो गई बीमारी, अब इलाज ही नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें खत्म हुई। आयुष्मान योजना लेकर आए, सबको इलाज, फ्री इलाज, 5 लाख तक का इलाज। प्राइवेट में कराना है, सरकारी में कराना है, झंझट ही खत्म। आपको जो हॉस्पिटल अच्छा लगता है उधर जाइए, कार्ड दीजिए, आपका फ्री इलाज होगा। कोई पैसा पहले नहीं देना, बाद में आएगा, फिर वो बाबू फाइल रोक लेगा, कोई चक्कर ही नहीं है। ये सारी चीज़ें करना, एक गांव को ऊपर लेकर आना, ये कोई हंसी खेल नहीं है। और इसकी चिंता किसने करी? आपने जिसको भेजा, गुजरात ने जिसको भेजा, उसने चिंता करी। तो ये आगे भी बहुत तरक्कियां हो रही हैं धीरे धीरे करके। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मंगलयान, चंद्रयान, ये सारा जाने से, सैटेलाइट जाने से हमको क्या फ़ायदा हुआ? तो इससे एक किसान को ग्रामीण क्षेत्र में जो फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा ये होता है कि जो बारिश कब आनी है कब नहीं आनी है उसका भी उसको आकलन हो जाता है, उस हिसाब से वो खेती करता है। मैं समझ रहा हूँ मॉडरेटर साहब मेरी तरफ देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी, लेकिन आपने गांव की अनुभूति हम सबको करा दी, गांव की मिट्टी की सुगंध आ गई हम तक आपके माध्यम से। मोनिका जी, डॉक्टर मोनिका, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम सब ये जानना चाह रहे हैं कि 14 से पहले 2004 से 14 तक लॉस्ट डेकेड में विश्व कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ रह गए?
युवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए, और सूरत वासियों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हम केवल पिछले जो हमने 10 साल जो है वो बीते हैं 2004 से 14 तक, केवल वहाँ तक की बात नहीं है। बात असल में आज़ादी के बाद जो रास्ता हमने चुना है, वही रास्ता मेरे ख्याल से हमने बहुत गलत चुना। आज मेरी उतनी उम्र भी नहीं है, जितने साल बीत चुके हैं, शायद मैं उससे आधी उम्र की हूँ, लेकिन कहीं ना एक द्वेष की भावना है, एक ग्रज है बहुत ज़्यादा अपने पॉलिटिशियंस को लेकर के, अपने लीडर्स को लेकर के। क्योंकि आज जब क्योंकि मैं छात्रा रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, और जब मैं विश्व में अपने आप को कंपेयर करती हूँ, मैं किसी जर्मन से मिलती हूँ, किसी फ्रेंच से मिलती हूँ, आप सब छोड़िए, मैं साउथ ईस्ट एशिया में किसी से मिलती हूँ, कहिए इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, अगर मैं इन लोगों से मिलती हूँ तो कहीं ना एक जेलसी की फीलिंग आती है मेरे अंदर। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम आज़ाद हुए तो हमने रास्ता चुनने में एक बहुत बड़ी गलती करी। पॉलिटिक्स वाइज हम नॉन अलाइनमेंट में चले गए, लेकिन इकोनॉमिकली हमने उससे भी ज़्यादा भारी गलती करी, और जो कि थी कि हम एक सोशलिस्ट रास्ते को अपनाने के लिए निकल पड़े। अब देखिए, ली कुआन यू को आप सभी जानते होंगे, और ऐसे बहुत सारे बहुत कद्दावर नेता जो हैं पूरे विश्व में उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने हमें बताया ही जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक व्यापार नहीं करोगे, जब तक फैक्ट्रियां नहीं लगाओगे, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, जब तक अपनी दुकान नहीं खोलोगे समय पर और रोज बैठकर धंधा नहीं करोगे, तब तक आपका देश जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक बहुत ही मूलभूत बात है, बेसिक बात है, सब समझते हैं इसे। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे फलसफों को ही उल्टा दिया गया। हमें ये सिखाया गया कि हम बहुत गरीब देश हैं, हम बाकियों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे, हम बाकियों के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हमारी गरीब जनता को अभी बैसाखी की ज़रूरत है। तो वो जो एक व्यापार वाला जो हमारा माइंडसेट था, उसको हमसे छीन करके हमें सबको एक गरीब बना दिया गया। और फिर हमारे नेताओं ने हमें नारे दिए, गरीबी हटाओ, बट असल में वो गरीबी नहीं हटा रहे थे, वो असल में गरीब हटा रहे थे। और इस तरह जो है दशक बाय दशक, डेकेड बाय डेकेड जो है इंडिया में प्रोग्रेस के नाम पर मजाक होता रहा। चाहे वो आप 50s की बात कर लीजिए, आप 60s की बात कर लीजिए, 70s तक आप आ जाइए, लेकिन 2004 में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, जिसका खामियाजा जो है, जिसकी जो डैमेज जो उसने की है, वो हम आज तक भुगत रहे हैं। आज अखबार की हेडलाइन हमें बताती है कि मोदी जी के राज में हमारा चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट जो है वो इतना बढ़ गया है। लेकिन क्या हमें किसी ने बताया कि 2004 में ये जो ट्रेड डेफिसिट था, ये केवल और केवल $1.5 बिलियन था। अब सोचिए, आज तो ये 100 पार कर चुका है, तो अखबार की हेडलाइंस तो हमें यही कहेंगी कि देखिए मोदी जी के राज में अर्थव्यवस्था जो है वो सही सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है, देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट वो हमें ये नहीं बताएंगे कि 2004 में जब वाजपेयी जी ने सरकार छोड़ी थी और मनमोहन सिंह, वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट, जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय ये ट्रेड डेफिसिट जो है ये केवल 1.5 बिलियन था। और 10 सालों के अंदर ये 1.5 बिलियन ट्रेड डेफिसिट जो है मल्टीप्लाई करता गया और 2014 में ये ट्रेड डेफिसिट जो है $34 बिलियन बन चुका था। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ? ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बार अगर देश का दरवाज़ा खुल जाता है, अगर आप अपने घर का दरवाज़ा भी एक बार खोल देंगे, तो आप किसको अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं और किसको नहीं दे रहे हैं, वो फिर प्रश्न जो है वो रेलेवेंट नहीं रहता। हमको ये सिखाया गया कि अब इतने साल तक तो आप सोशलिस्ट रहिए, चलिए अब आप फ्री मार्केट इकोनॉमी बनिए। 1990 में हम फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो बन गए पीवी नरसिम्हा राव जी के अंडर। लेकिन क्या हमने अपने आप को पहले उतना मजबूत किया? क्या हमने पहले उतनी फैक्ट्रियां लगाई? क्या हमने अपने व्यापारियों को यह एश्योरेंस दिया कि सुनिए, अगर आप 100 रुपए का मोबाइल बनाएंगे तो हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत आपको 20 रुपए या 30 रुपए सरकार देगी। देखिए, व्यापार में शुरू में ये पूरे विश्व में हर देश ये बात मानता है। आप किसी की भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टोरी पढ़ लीजिए, आप जर्मनी की पढ़ लीजिए, आप फ्रांस की पढ़ लीजिए, आप चाइना की पढ़ लीजिए, चीन और अमेरिका में जो बिजनेसमैन है उनका हाथ हर समय उनका सरकार पकड़कर रखती है। इनफैक्ट चीन में जब भी वो देश कहीं भी बाहर व्यापार करने के लिए जाता है तो झंडा पहले जाता है और व्यापारी बाद में जाता है। इट्स अ वेरी फेमस saying in IR that the flag is followed by the businessman. It never happens कि पहले बिजनेसमैन पहुंच गया और फिर झंडा जा रहा है।
लेकिन हमारे यहाँ शुरू से यही पॉलिसी रही कि बिजनेसमैन हो यार तुम जाओ, धंधा तो बुरी चीज है, आओ हम अंबानी को गालियां दें, हम अडानी को गालियां दें, हम सब जितने भी गुजराती बिजनेसमैन हैं। मोनिका जी, मैं आपसे विस्तृत इस पे चर्चा करना चाहूँगा। अभी आपने एक विषय को ऐसा छू दिया है जहाँ मुझे, जिस विषय को मुझे छूने से मना किया गया था कि उस पर आप मत जाइएगा, बट आपने बात कर ही दी है, तो मैं मानता हूँ कि अमृतकाल का जो कालांतर है, ये पीरियड है, ये युवाओं के लिए है। हम सब युवा हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो एक विषय ये आता है टीवी डिबेटों में, अमूमन हेडलाइंस में ही आता है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, और मैं कोई रीजनलिज्म में नहीं जा रहा, पर हमारे गुजरात के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने भारत की विकास की गति को बहुत बड़ा धक्का दिया है। मैं ये यदि कहता हूँ कि भारत के ग्रोथ इंजन में उनकी भूमिका है तो गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो एंटी डेवलपमेंट है उनका ये कहना है कि सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण नहीं होना चाहिए, वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। सो यहाँ एक डिबेट जो आपने टच किया, सोशलिज्म, तो जनता और हम सब जानना चाहते हैं आप तजिकियों के माध्यम से, ये कम्युनलिज्म जो होती है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इकोनॉमी की दृष्टि से क्या है ये चीज़ें? ये पूंजीवादियों को बुरा मानते हैं कि फला फला व्यक्ति पूंजीवादी है तो ये बुरे होंगे, अगर मैं फटेहाल घूमूं तो मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। तो ये जो धारणा है इकोनॉमी में, इसका क्या इम्पैक्ट है? निजीकरण को आप क्या मानते हैं, क्या नहीं? मैं आप सभी के, ये ओपन क्वेश्चन है सभी के लिए। नितिन जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। बड़े अचंभे की बात है कि जो हज़ारों लाखों परिवारों को पालते हैं इस देश में, उनको गालियां दी जा रही है। इत्तेफाक ये है कि वो भी गुजरात से आते हैं, है ना, ये भी एक इत्तेफाक है। तो मैंने कहा ना, इस देश को चलाने वाले, बनाने वाले गुजराती। बड़े कमाल की बात है। देखिए, एक ऐसा आपके दिमाग के अंदर एक माइंडसेट भरा गया है कि किसी एक व्यक्ति, मान लीजिए पोखराना जी के पास में ये कुर्सी है, तो ये कुर्सी मेरी है, मुझे इसे छीन लेना चाहिए, और या फिर मुझे सब कुछ फ्री में चाहिए। कितने दिन? जब तक आप काम नहीं करेंगे, तब तक आप निष्क्रिय जब तक बने रहेंगे, तब तक कितने दिन आप चला लेंगे? कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। ये फ्रीबीज से कुछ नहीं होने वाला। ये जो कंसेप्ट जो चलाया गया दिल्ली से, जो चला है, आज मजबूरी हो गई सारी पॉलिटिकल पार्टियों को उसको लेकर चलना कि सब फ्री में दे दो साहब, और फ्री के चक्कर में वोट मिल रहा है। पर ये कितने दिन करेंगे? आपके सामने वेनेजुएला है, आपके सामने श्रीलंका है, अगल बगल, अब तो ज़्यादा दूर नहीं, श्रीलंका बिल्कुल आपसे लगा हुआ है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पहली बात, हमको अपने बिजनेसमैन को ऑनर करना ये आना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन टैक्स देता है, उसी से ये देश चलता है, उसी से ये सारी जो फ्रीबीज बांट रहे हैं ना, उसी बिजनेसमैन के पैसे से, है ना। तो ये बड़ा अपने आप में अचंभे वाली बात है कि लोग इस तरह की बात कर भी कैसे लेते हैं। ऋषि भाई। नहीं, देखिए, मैं आपको एक अपनी बात बता रहा हूँ। मतलब अपने अंबानी अडानी जी की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं एयरटेल यूज़ करता था, और एयरटेल में 1300 रुपया 1400 रुपया लगते थे। उसके बाद जियो आया तो शायद वो 200-150 रुपये में देने लग गए। तो हमें पता चला कि जियो आने के बाद हमें पता चला कि एयरटेल हमें कितना लूटता था। जैसे मोदी जी के आने के बाद पता चला कि कांग्रेस हमें कितनी लूटती थी। तो आई मीन दिस इज द फैक्ट। बेसिकली आप एक चीज़ देखिए, एक गरीब से गरीब आदमी भी आज स्मार्टफोन लेकर बैठा हुआ है। उसका अगर सेठ अगर अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके आईपीएल का मैच देख रहा है, तो वो उसका स्टाफ भी नीचे बैठ करके अपने स्मार्टफोन से वही बॉल टू बॉल डिलीवरी देख रहा है आईपीएल की। मतलब बेसिकली आपने मोबाइल के प्राइसेस को कम कर दिया, टेक्नोलॉजी के कारण ये डिजिटल डिवाइड मिटा दिया। अब सब आईपीएल देख पाते हैं, सब वो मूवी देख पाते हैं, सब नेटफ्लिक्स देख पाते हैं, सब यूट्यूब देख पाते हैं। तो ये डिफरेंस आया है लोगों के अंदर। और आप किसको हटाने की बात कर रहे हो? आप हमारे देश के कैपिटलिस्ट को हटा करके आप किसको लेकर आओगे? बाहर के कैपिटलिस्ट को लेकर आओगे। आप यहाँ के पोर्ट्स को हटाओगे और दुबई पोर्ट्स को लेकर आओगे। आप जियो को हटाओगे और वोडाफोन को लेकर आओगे। सो ये आपका लॉजिक है। अब मुझे लोगों ने बोला कि पता है अडानी ने एयरपोर्ट खरीद लिया है। भाई कौन सा एयरपोर्ट खरीद लिया है? मुंबई एयरपोर्ट खरीद लिया है। किससे खरीद लिया है? वो कोई बाहर की कंपनी थी, जीएमआर के साथ कंसोर्टियम था, उनसे खरीद लिया है। अच्छा, तो बाहर की कंपनी से खरीदा है ना। तो उसको, बाहर की कंपनी को बेचा कौन था? बोले उसको तो कांग्रेस ने बेचा था 2008 में। सो दिस इज हाउ द थिंग्स, द परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट। कि आपको आधी बात बताई जाती है कि यहाँ के इंडियन बिजनेसमैन ने इंडियन एसेट एक्वायर किया। ये नहीं बताया जाता कि वो एसेट को तो ऑलरेडी बेच दिया गया था, इन्होंने तो बाहर वालों से एक्वायर किया। सो आप एक एक चीज देखिए।
मैं आपको बताता हूं, सिंपल चीज आप देखो, 17,000 पहले 2014 में 17,000 के ऊपर जो आदमी कमाता था उसको टैक्स देना पड़ता था। आज 62,000 रुपया जो आदमी महीने का कमाता है उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इतना बड़ा अचीवमेंट है। और आप अपना कवरेज रेशियो देखिए, देखिए अभी अब उन्होंने आयुष्मान भारत की बात की, जन औषधि की बात की, इन्होंने आपके जल जीवन की बात की। मैं आपको एक सिंपल, आपको लगा यार जल जीवन का क्या इकोनॉमिक्स से रोल है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ एक मेड आती है, वो छुट्टी मेड है, 2 घंटा काम करती है, 4,000 रुपया लेती है। तो वो आती है आपके 10 बजे से 12 बजे के बीच में, और वो आती है और वो 10 बजे तो एक दिन वो अचानक से 8 बजे आने लग गई। मैं बोला क्या बात है, तुम 8 बजे क्यों आ रही हो, तुम्हारा तो टाइम 10 बजे। बोले नहीं, वो मोदी जी ने क्या है कि वो टैप वाटर भेज दिया है, हमारे घर में नल से पानी आने लग गया है, तो हम पहले 2 घंटा लाइन लगाते थे कम्युनिटी वाटर में, अब हमें लाइन नहीं लगानी पड़ती, तो वो 2 घंटा बच गया, तो मैंने एक नया काम पकड़ लिया है, उसमें मेरे को 4,000 रुपया और मिल जाते हैं। तो आप सोचिए 16 करोड़ फैमिलीज को लास्ट 4 साल में टैप वाटर मिला है। अगर ये 16 करोड़ को अगर आप एक एक फैमिली का एक एक मेंबर के अगर इतना टाइम बच रहा है और वो टाइम को वो यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर वो कहीं और काम कर लेते 2 घंटा 3 घंटा और उसके 3-4 हज़ार की कमाई हो जाती है, तो आप सोचिए कितना बड़ा असिस्टेंट मिल जाता है। और सेकेंडली आयुष्मान भारत में जो अभी नितिन जी भी बता रहे थे, 5 करोड़ सर्जरीज आज तक हो गई है, 5 करोड़ लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है। आप सोचिए अपेंडिक्स हुआ या छोटी छोटी जो भी है 30,000 40,000 50,000, एक गरीब आदमी के ऊपर अगर ये कोई भी बीमारी आती है, उसका घर बार लुट जाता है, उसके एसेट्स बिक जाते हैं, वो जाके साहूकार से पैसा लेता है, साहूकार उसको चक्रवृद्धि ब्याज में 70% 100% के हिसाब से देता है, वो सैकड़ा देता है, 10 रुपया सैकड़ा। 10 रुपया सैकड़ा मतलब 10 रुपया फॉर एवरी 100 रुपीज एवरी मंथ, 120% इंटरेस्ट। आप सोच सकते हो 120% इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। आज वही जाता है मुद्रा लोन में, वो अपना उसमें वो पैसा ले लेता है, या फिर आप उसको एक रकम से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है 5,000 10,000 रुपए की, वो ले लेता है, या फिर वो आयुष्मान भारत में जाता है और फ्री में काम कराता है। सो उसके घर में पॉवर्टी नहीं आती है, उसके घर में बीमारी से उसका घर खत्म नहीं हो जाता, वो बैंकरप्ट नहीं हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मैटर करती हैं, हम देखते हैं। और जो कवरेज बढ़ा है, आप जैसे ऑप्टिकल फाइबर का कवरेज है, हम सोचते हैं या ऑप्टिकल फाइबर से क्या होता है, 2% से 70% हो गया, या टॉयलेट से क्या होता है, या एलपीजी का कवरेज था, या बैंकिंग कवरेज था कि 50% कवरेज था, आज 100% हो गया। उस समय 10 साल पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, वो आरबीआई के वो गवर्नर रह चुके हैं, फिर भी उन्होंने इसको समझा नहीं, इसको देखा नहीं कि भाई बैंकिंग होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। इतने साल लगे और अभी आपके आते हैं नई लीडरशिप आती है, उनको ये चीज़ समझ में आई कि बैंकिंग होनी चाहिए और उन्होंने सबको बैंकिंग में इंक्लूड किया। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हम देखना चाहते हैं। ऋषि भाई भावुक हो रहे हैं और मुझे लग रहा है और जायज़ भी है, क्योंकि एट द एंड ऋषि भाई हम सुमित भाई बनिए हैं, तो ये चीज़ तो भावुक होगी हमारे लिए। सुमित भाई यही प्रश्न यही है, लेकिन मैं इसमें कुछ आपसे ऐड करना चाहूँगा, पहले आप इसका उत्तर दीजिए, फिर एक गूगली मुझे फेंकनी है आपकी तरफ। हम जब ये चीज़ देखते हैं कि समाजवाद वर्सेस पूंजीवाद, ये कहाँ से आया, ये नेहरू जी लेके आए थे इंडिया में। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, गुजरात में ही, मैं गुजरात से हूँ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारा जो गांव था वहाँ 1947 में मेरे दादाजी का बिजनेस था। हम लोग के गांव से टोटल एक्सपोर्ट 1947 में 700 से 800 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट सिर्फ एक गांव से होता था, जो आज गांव हो गया, तब वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था। ये जो लाइसेंस राज आया, ये लाइसेंस राज से उन्होंने प्राइवेट एंटरप्राइज को ख़त्म किया, क्योंकि नेहरू के मन में एक वर्ड था कि जो भी पूंजीवादी है, जो भी प्रॉफिट कमा रहा है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये JRD टाटा को नेहरू ने बोला था कि प्रॉफिट इज़ अ डर्टी वर्ड, और ये JRD टाटा ने खुद अपने मेमोरियल्स में लिखा है कि जवाहर टोल्ड मी दैट प्रॉफिट इज़ अ डर्टी वर्ड। उसके मन में एक ही था, जो भी पैसा कमा रहा है वो चोर है। उसमें क्या किया उसने लाइसेंस राज लाया। अब लाइसेंस राज में जो नुकसान हुआ है देश का, गुजरात के सब, मैं बोलता हूँ दिस इंक्लूड सूरत का पोर्ट एक ज़माने में, आज से नहीं है या पहले से नहीं है, मुगल के पहले से भी सूरत वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग सेंटर्स इन द वर्ल्ड। सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इन द वर्ल्ड। यहाँ से हम अफ्रीका और अरब वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते थे।
हम इवन ईस्ट अफ्रीका तक और यूरोप तक यहाँ से जाते थे, सब बिजनेसेस तोड़ डाले नेहरू ने। और सोशलिज्म में क्या लाया? लाइसेंस राज। लाइसेंस राज के बारे में अगर मुझे कुछ बोलना है तो एक ही शब्द बोलूँगा। 1955 में गुड़ का एक्सपोर्ट का लाइसेंस 5,000 रुपया था। तब 5,000 1955 में कितना बड़ा रकम था, वो यहाँ जो भी बड़े लोग हैं वो जानते हैं। आज का वो 50 लाख के ऊपर का अमाउंट हो गया। उतना रिश्वत देना पड़ता था सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए। वहाँ हमारे पास पूंजी आना, बाहर की पूंजी आनी बंद हो गई। ये एक पहला नुकसान हुआ देश को। दूसरी चीज़, उसने जो प्रॉफिट वर्ड बोला, अब प्रॉफिट कौन कमा सकता था? नेहरू से लेके राजीव गांधी तक, जिसका गवर्नमेंट में कांग्रेस में कनेक्ट हो वो ही पैसा कमा सकता है, क्योंकि वही लाइसेंस कॉर्नर करता था। ये बाकायदा वर्ड है, कॉर्नरिंग लाइसेंस, कि मेरा कनेक्शन है कांग्रेस में, मैं एक बिजनेस में सब लाइसेंस मेरे पास ही रहेंगे, फिर मैं अकेले ही पैसा कमाने वाला हूँ और कोई नहीं। ये 1991 के बाद टूटा। तो हमारे मन में आज भी वही डाल दिया गया है कि जो प्रॉफिट कमाता है वो चोर है, जबकि वो अलग बात है। सच बात है कि जो प्रॉफिट कमाता है वो मेहनत करता है, वो पूंजी लगाता है, उसके पास एक विजन होता है। मैंने मालदीव्स में काम किया है, श्रीलंका में काम किया है, म्यांमार जाके आया हूँ, ओमान में काम किया है। आई हैव वर्कड विद द लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस इन इंडिया इन अक्रॉस 7-8 कंट्रीज़, और मैंने 2 कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ बनाई है। मैंने एक देखा है कि दूसरे देशों में पूंजीवादी आता है, इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको पॉजिटिवली देखा जाता है। इंडिया में वो नहीं है। दूसरी चीज़, हम लोग ने मैं जस्ट विषयांतर करूँगा, लेकिन कुछ उद्योगपति है जिसके ऊपर बहुत लांछन लगा दिए गए कि ये तो इसने ये ले लिया, अदानी ने ये ले लिया, पोर्ट ले लिया, गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया। आज के तारीख में मैंने इतने देशों में काम किया, मैंने चाइनीज़ कंपनीज़ के अगेंस्ट में इंडियन कंपनीज़ को कंपटीशन में रखा है। चाइनीज़ कंपनीज़ को जो सपोर्ट मिलता है, क्योंकि चाइना को पता है कि ये कंपनियां हमारे लोगों को, हमारी इंडस्ट्रीज बैक इन चाइना को सपोर्ट करने वाली है। हमारे यहाँ वो थॉट प्रोसेस गवर्नमेंट में नहीं थी, वो मोदी जी आए उसके बाद में वो हुआ। और मैंने एक चीज़ देखा है दूसरा, कि अमेरिका में भी उन लोग जो भी कंपनी हो, गूगल हो, आईफोन हो, एप्पल हो, दूसरी जो भी कंपनीज है, फेसबुक, ट्विटर, दे आर एक्सटेंडेड फॉरेन पॉलिसी आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसके थ्रू दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करती है, अमेरिकन गवर्नमेंट। हम लोगों ने अदानी को लांछन लगाया, लेकिन कोई ये सोच रहा है कि अदानी इज अ एक्सटेंडेड फॉरेन पॉलिसी आर्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। आज जहाँ चाइना जा रहा है उसको टक्कर कौन दे रहा है? अदानी दे रहा है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस दूसरे देशों में कम करने का काम अदानी कर रहा है, लेकिन हम लोग वो चीज़ देखना नहीं चाहते, क्योंकि एक जो सोशलिस्ट माइंडसेट है अपने देश में, उसमें उन्होंने मन में एक ही दिखा दिया है कि जो काम कर रहा है वो चोर है, जो काम कर रहा है वो लोगों को लूट रहा है, वो देश की कोई सेवा नहीं कर रहा है। तो सेवा कौन कर रहा है? मेरा एक ही सवाल है आप सब लोगों से। युवराज भाई। सुमित भाई, ये आपकी विद्वता थी। गूगली में ये फेंकना चाह रहा था कि इस प्रॉफिट है डर्टी वर्ड, पर आपने मेरी ही गूगली से मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया। मोनिका जी, एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आपका जानना चाह रहे हैं। कम्युनिज्म इकोनॉमी को लेके कहाँ कहाँ चला, कैपिटलिज्म कहाँ कहाँ चला, आपसे जानना चाह रहे, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, 2004 में जब ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हमारी जिम्मेदार थी वो एक सोशलिस्ट सोच ही जिम्मेदार थी। और मुझसे पहले ही काफ़ी लोगों ने ये चीज़ बोल दी है कि ख़ास तौर पे कांग्रेस पार्टी जो थी उसका जो वोट बैंक था वो कभी भी बिजनेसमैन नहीं रहे। और शायद जो लोग अच्छे से हिस्ट्री स्टडी करते हैं वो ये चीज़ मुझसे ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी को भी इस तरह के नामों से बुलाया जाता था, जिससे लगता था कि शायद ये बनियों की पार्टी है। लेकिन देखिए, इस सोच की वजह से ना हमने अपना ही नुकसान किया है। क्योंकि अगर हम भारत को देखें, अभी हम पिछले साल जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। अगले 10 सालों में, मतलब 2030 जब तक निपटेगा तब तक हम विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएंगे। और अभी हम मेरे ख्याल से 3.5 ट्रिलियन 3.75 ट्रिलियन जो है टच कर चुके हैं। और अगले कुछ सालों में, 4-5 सालों में हम लोग जो है 5 ट्रिलियन क्रॉस करेंगे। और फाइनली हम लोग जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ करके पूरे विश्व में केवल 3 देश जो हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था माने जाएंगे। और उसमें एक होगा अमेरिका, एक होगा चीन और एक होगा भारत। अब ये ऑलरेडी हो चुका है अगर आप PPP टर्म्स में देखें, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को नॉमिनल GDP में देखें, डॉलर के एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करके देखें, तो भारत अभी थोड़ा क्या काफ़ी पीछे चल रहा है। अब देखिए, 1990 में, युवराज जी आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, 1990 में भारत और चीन की जो अर्थव्यवस्था है, दोनों की जो इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा कंपेरेबल लेवल पे थी। 220 बिलियन के आसपास दोनों थे, चाइना भी और इंडिया भी। मतलब 220 बिलियन प्लस 250 बिलियन आप चाइना को लगा लीजिए, ज़्यादा दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं था।
अब 1990 का जो ग्राफ है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह बढ़ता है कि चीन जो है वो साल दर साल डबल डिजिट ग्रोथ को रजिस्टर करता हुआ आज की डेट में 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है। आप समझ सकते हैं 20 ट्रिलियन। अब 20 ट्रिलियन का कंपैरिजन अगर हम 3.5 ट्रिलियन से करें, अब देखिए ये बात तो हम भी जानते हैं और मैं खुद एक महिला हूं और घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, उसी हिसाब से देश को चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। अब मनी चाहिए हमें डिफेंस के लिए, हम अभी क्या डिसाइड करते हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर लें या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएं, हम बाहर से मिसाइल लें या देश में ही बनाएं, चलो इनसे बात करके देखते हैं शायद ये हमें सबमरीन्स दे दें। इस तरह का जो हमारा ना वार्तालाप है, हम हमेशा वो कहते हैं ना कि इसी कैलकुलेशन में लगे होते हैं कि सस्ता और सबसे अच्छा हमें कहाँ से मिलेगा। तो अभी भी हम रूस पे जो है डिपेंडेंट है। डिफेंस की जब भी हम बात करते हैं, चीन की आज के डेट में जस्ट बिकॉज दे हैव अ 20 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप खुद सोचिए आपके वॉलेट में जितने पैसे होंगे उसी के हिसाब से आप पूरे विश्व में शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे वॉलेट में केवल 3.5 ट्रिलियन है। तो हम क्या खरीदते हैं, हम रूस से वेपन्स खरीद रहे हैं। अभी भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी 70% जो है डिफेंस में हमारी डिपेंडेंस रूस के ऊपर है। चीन ऑन द अदर हैंड, हम तो अभी भी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, थैंक्स टू मोदी जी, लिटरली थैंक्स टू मोदी जी कि उन्होंने हमारी जनरेशन को बचा लिया, वरना आईआर में पीएचडी कंप्लीट करने के बाद अगला ऑप्शन जो मुझे नजर आ रहा था, पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे बता रही हूँ, मुझे लगा बाहर जाके पीडीएफ कर लेती हूँ, यही हो सकता है जीवन में। बट शुक्र है कि 2014 में सरकार बदली और एक ऐसे नेता आए जिनके विचार और मेरे विचार जो है इतने ज्यादा अलाइंड हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जितने भी हमारी जो ट्रेड डील्स हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, आसियान के साथ हमारा एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आप लोगों को मजाक लगेगा लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। मनमोहन सिंह जी जो हैं इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद जाके चीन के साथ हाथ मिला रहे थे। ऐसे कई दस्तावेज मैंने अपने हाथों से, कॉज आई एम अ रिसर्चर, मैंने अपने हाथों से इतने कैसे दस्तावेज देखे हैं जहां ये बात हो रही थी कि सुनिए हम अपनी सड़क नहीं बना पा रहे हैं, हम अपने ब्रिज नहीं बना पा रहे हैं, हम अपने डैम्स नहीं बना पा रहे हैं, तो हम क्या करें, चीन हमारी मदद कर देगा, चीन प्लीज आके हमारी सड़कें बना दो। आप सोचिए वो देश जो 2014 से हमें कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल में, ईस्टर्न सेक्टर हो चाहे वेस्टर्न सेक्टर, हर जगह हमें हर साल जो देश प्रताड़ित कर रहा है, हर साल जो देश हमें ये कहता है जमीन का ये टुकड़ा तुम्हारा नहीं हमारा है, हम उससे सड़कें बनाने की अपेक्षा रख रहे थे। उस देश के साथ हम व्यापार बढ़ाते ही जा रहे थे। और आज अच्छी चीज ये है कि 2014, आपने एक डेकेड की बात करी, 2004 से 2014, मैंने एक पेपर अटेम्प्ट करा है 2014 से लेकर के 2024 तक का, और मैंने अपने पेपर में ये पाया कि जितना लॉस्ट डेकेड 2014 में अखबार जितना फ्रेजाइल इकोनॉमी, इंडिया इज गोइंग टू बी अ फ्रेजाइल इकोनॉमी, वो जो एक इमर्जिंग मार्केट वाला जो सेंटीमेंट था, वो जो फ्रेजाइल इकोनॉमी में टर्न हो गया था 2014 में, शुक्र है कि वो वापस बदल गया है। फाइनली इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं अपनी खुद की सड़कें बना रहे हैं पूरे आत्मसम्मान के साथ। हम लोग अपने जीडीपी पे खुद काम कर रहे हैं। 3.5 ट्रिलियन है कोई बात नहीं, 5 ट्रिलियन हो जाएंगे, 5 ट्रिलियन है कोई बात नहीं, 10 ट्रिलियन हो जाएंगे। और 2050 तक भारत जो है, 2050 तक आपके इवेंट का भी थीम यही है 2047, और मोदी जी ने 15 अगस्त वाले दिन लाल किले पे यही घोषणा करी थी कि 2047 में जब भारत उभरेगा, भारत निकलेगा, तो हो सकता है हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। ये सही मायनों में युवा भारत है, मैं नमन करता हूँ इन्हें। एक प्रश्न मैंने सोचा था सुमित भाई को पूछूंगा, वो पूछने के पहले इन्होंने बता दिया। सुमित भाई को गूगली करने वाला था, इन्होंने गूगली पे मुझे हिट विकेट कर दिया। यार मुझे आप बेरोजगार काहे कर रहे हो, बैठने दीजिए। नितिन भाई, मैं आपसे एक बढ़िया विषय पे हम सब एक चर्चा करना चाह रहे थे। हम सब ने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ना कि केवल गृह मंत्री है, वो सहकार मंत्रालय बना है, वो भारत के पहले सहकार मंत्री हैं। और चूंकि आप गांव से हैं तो महिला उद्योग हो गया, जो सहकार क्षेत्र कोऑपरेशन जो हो गया, ग्रामीण उद्योग हो गया, वो न्यू भारत में उनका क्या योगदान है। जैसे अभी हमारे विद्वान पैनलिस्ट ने कहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, अवश्य बनेगी, उसमें गाँव का क्या योगदान आप देख रहे हैं। और ये सहकार मंत्रालय क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्या उसके पहले सहकार मंडली नहीं चल रही थी? भारत बसता है गाँव में, गाँव ज़्यादा हैं
और गांव में गरीबी ज़्यादा है, एक व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना बिजनेस खड़ा कर सके। तो सहकारिता में क्या करते हैं, हम सब लोगों से थोड़ा थोड़ा अंशदान लेकर वो सभी लोग उसमें बिजनेस पार्टनर होते हैं और वो एक कंपनी की तरह से खड़ी हो जाती है। दैट इज़ सहकारिता। इस सहकारिता के लिए भी अगर हम बात करें तो फिर से हमको वापस गुजरात ही आना पड़ेगा। लिज्जत पापड़ आपके यहाँ से, तो कहाँ से पापड़ से इतना बड़ा पूरा एक एम्पायर खड़ा कर दिया एक लेडी ने। लोग कहते हैं महिला, घर की महिला क्या कर लेगी, पापड़ बेच के उसने पापड़ बिकवा दिए लोगों के भाई, है ना। तो अच्छे अच्छे ने पापड़ बेच लिए उनके सामने, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आए, उनके पापड़ फेल हो गए, नहीं चल पाए। रीज़न ये है कि जब आप किसी चीज़ को ग्राउंड लेवल से उठाते हैं, सहकारिता से उठाते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट अलग आता है। पहली बात, आप खुद उससे जुड़े होते हो। दूसरी बात, ग्रामीण परिवेश में जहाँ अमित शाह जी इसको लेकर चले हैं, सहकारिता, आप बैंक्स को देख लीजिए, जितनी भी पहले सहकारी बैंक हुआ करती थी, पहले घोटाले के लिए जानी जाती थी, अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव हो गया है, अब सीधे आरबीआई का हेयरेंस है उन सहकारी बैंकों में। अब इनसे क्या फ़ायदा हुआ, छोटे छोटे लोगों ने अपना पैसा जमा किया, माइक्रो बैंकिंग भी चल गई है आजकल, वो भी सहकारी बैंक्स हैं। छोटे छोटे लोगों को लोन भी मिलने लगा जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। इकोनॉमी जब छोटे लेवल से ड्राइव करती ना, एक सहकारी संस्था बनी, उस सहकारी संस्था ने एक शहद बेचने वाली सहकारी संस्था, आप जैसे खादी ग्राम उद्योग जो जानते हैं, ये तमाम सारी संस्थाएं जिसका आप लोग प्रोडक्ट डेली यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ये एहसास नहीं है कि वो सहकारी संस्थान से आया है। और जब वो आपके घर पहुंच जाता है, आपको लगता है अच्छी पैकिंग में भी पहुंच रहा है, आपको लग रहा है कॉर्पोरेट का, पर वो कॉर्पोरेट का नहीं है, वो एक गाँव से ही बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आप सहकारी किसी भी चीज़ में प्रोडक्ट में देखेंगे ना, आपको वो कंसिस्टेंसी कॉर्पोरेट वाली नहीं मिलने वाली है ना। यहाँ हम कॉर्पोरेट को गाली नहीं दे रहे, उन लोगों की तरह जो लोग कुर्ता पहनते हैं कॉर्पोरेट के फैक्ट्री में बना हुआ, मोबाइल लेते हैं कॉर्पोरेट का, डेटा लेते हैं कॉर्पोरेट का, कॉर्पोरेट की वेबसाइट पे जाके कॉर्पोरेट को गाली देते हैं। हमारा वो काम नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, ये इसलिए उनका भी उतना ही सम्मान है जितना। लेकिन सहकारी संस्था का जहाँ तक बात करेंगे, बिना सहकारिता के भारत को 50 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन कितने भी ट्रिलियन आप बनाना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जो शक्ति है पैसे की, वो गाँव में बसती है और सहकारिता में बसती है। ऋषि जी का जो ट्विटर यदि हम देखेंगे तो एक होता है कि व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करता है, टीवी में डिबेट करता है, ऋषि भाई सीधा परास्त कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। इनकी शैली मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रीफली। ये डिबेट में आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेंगे, ये सीधा आंकड़े डालते हैं, तब ये था आज ये है, बोलो भैया, और अगला ब्लॉक ही कर देगा इनको फिर कि कुछ बोलने को ही नहीं हमारे पास। तो मैं ऋषि जी आपसे एक इंटरेस्टिंग बात एज अ फैन जानना चाहूँगा, आपका बड़ा फैन हूँ मैं। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपसे सुना आपके मुंह से, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और सारे आपने बहुत सारे डेटा आपने धड़ धड़ बोल दिए जो मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया। तो क्या आप हम सबको बता पाएंगे कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, डेटास कुछ? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा रहा है। 50 करोड़ लोगों को बैंक के अकाउंट्स मिल गए जिनके पास बैंक के अकाउंट नहीं थे। 50 करोड़ लोगों ने में से 30 करोड़ लोगों ने क्यूआर अकाउंट्स खोल लिए। मतलब क्यूआर, मतलब आपने देखा होगा अभी एक वो वेजिटेबल, वो एक सब्जी बेचने वाली एक लेडी थी, उसने अपने तराजू को ऐसा निकाल करके क्यूआर कोड दिखा दिया। सो दिस काइंड ऑफ, ये जो क्यूआर कोड है, आप सोच लीजिए ये 30 करोड़ की क्यूआर कोड ऑल ओवर, कहीं दुकान में लगे हुए हैं, कहीं कुछ है, कोई फ़ोन पे ले रहा है, कोई ऐसे ले रहा है। एक मतलब आप सोच लीजिए एक चाय वाला पहले, मतलब उसका ये था कि वो चाय बेचे और वो उसकी चाय की प्याली होती थी 15 रुपया, वो 100 रुपया देता तो कोई आदमी, उसको 1 मिनट लगता था वो 100 रुपया तोड़ के 85 रुपीज़ वापस रिटर्न करने में। उतने में वो 2 आदमी को चाय बेच सकता था। अब उसको वो पैसे लेने देने का झंझट नहीं है। वो कोई आदमी आते हैं, नितिन जी आते हैं, उनसे चाय पीते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है नितिन जी आप स्कैन कर दीजिए, क्यूआर कोड में कर दीजिए। नितिन जी 15 रुपया क्यूआर कोड में देते हैं, वो बाजा बजता है कि हाँ आपको 15 रुपये मिल गए, बात खत्म और ख़त्म। और उसकी कैश फ्लो बन जाती है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है। अब HDFC देखता है यार ये बंदा तो साल का 4-5 लाख रुपया कमा रहा है, अब हम इसको लोन दे सकते हैं, ये तो 20 साल से इसकी टपरी है, 20 साल से यहाँ बैठा हुआ है, कहीं इसके बाप दादा की दुकान है, ये कहाँ जाएगा? तो उसको फिर लोन मिलता है और लोन के कारण वो एक्सपैंड करता है। एक्सपेंशन के कारण वो चीज़ मतलब बेसिकली धीरे धीरे करके वो चीज़ आपके वो एक कॉर्पोरेटाइज हो जाती है, एक मतलब फॉर्मलाइज हो जाती है। तो एक रकम से जो इनफॉर्मल इकनॉमी है वो फॉर्मल इकनॉमी में जा रही है और वो फॉर्मल इकनॉमी काफ़ी मैनीफोल्ड इफेक्ट देती है। जैसे हम बता रहे थे अभी, जनरल बात कर रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने
अप्रॉक्सीमेटली जो 2004 से लेकर 2014 तक 1.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किया, और यही मोदी गवर्नमेंट ने लास्ट 10 साल में 15 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किया। 15 लाख करोड़ रुपया जब इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई गवर्नमेंट डालती है, मतलब कोई गवर्नमेंट अगर 1 रुपया डालती है तो उसका मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है 3.65 रुपीस। मतलब वो इकोनॉमी में 1 रुपया गवर्नमेंट खर्चा करती है, इकोनॉमी में वो 3.5 रुपया का इंपैक्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो वो इंपैक्ट हो रहा है आज के डेट में। हमारी जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, मतलब सऊदी अरेबिया जितना ऑयल बेचता है, जितना ऑयल एक्सपोर्ट करता है, हम लोग उससे ज़्यादा हम लोग अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा रिपैट्रिएशन इंडिया में आता है। तो आप देखिए रैंकिंग, देखिए इंडिया की रैंकिंग है जो पहले 10वें 11वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे है। स्टील प्रोडक्शन में हम 4थे नंबर पे थे, आज 2nd नंबर पे आ गए। कार सेल्स में जो गाड़ियाँ बिकती है, जो हम पहले 7वें नंबर पे थे, आज हम 3rd नंबर पे आ गए। वी आर द 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट इन द वर्ल्ड। कैन यू इमेजिन? सो ये हम, मतलब ये लास्ट 3-4 साल पहले हुआ है। सुपरलेटिव की बात करें, मोबाइल मार्केट, हम पहले मोबाइल इंपोर्ट करते थे, सब मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, ये सब आता था। आज हम बना रहे हैं, एप्पल आकर बना रहा है, एप्पल आके बना रहा है और $20 बिलियन के आसपास का वो एक्सपोर्ट करने वाला है इस साल। हर महीने $2 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो बढ़ेगा क्योंकि चाइना क्या है, चाइना एप्पल को डरा रही है, हम आपके फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, हम आपके ये काम नहीं करेंगे। तो चाइना प्लस वन पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं कि चाइना से निकलो और ऐसी जगह जाओ, हम अपने हेजिंग को कर लेंगे, हम एक बास्केट में सारे एग्स नहीं रखेंगे। चाइना थोड़ा भी अगर हमसे एक हॉस्टाइल हो गया तो हमारी फैक्ट्री ज़ीरो हो जाएगी। तो अब धीरे धीरे सारी यूएस कंपनी है वो इंडिया में आ रही है, इंडिया में रख रही है। तो ये एक रकम से जो हमारा जो एक मेक इन इंडिया का एक सक्सेसफुल कैंपेन है, स्टार्टअप इंडिया रहा है, स्टैंड अप इंडिया रहा है, और बेसिकली ये हमारा डिजिटल इंडिया रहा है। ये सब जो मिल करके एक रकम से जो इंडिया बना है, वी आर टेक्नोलॉजिकली फार फार अहेड देन आवर यूरोपियन एंड द यूएस काउंटर पार्ट। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे आप इंजेक्शन लगाने जाते थे तो कोविन से आपको वो मिलती थी, स्लॉट मिलती थी, और आप यहाँ पर इंजेक्शन लगाते थे, 30 सेकंड में आपके मोबाइल पे वो डिजिटल सर्टिफिकेट आ जाता था। यूएस में आज भी वो सर्टिफिकेट हैंड रिटन था, और हमारे पास क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट था जो हमारे मोबाइल पे 30 सेकंड के अंदर आ जाता था। तो आप सोचिए हम लोग कितने एडवांस हैं, और ये एडवांसमेंट जो अभी यूपीआई है, ये कोविन है, या सारे टेक्नोलॉजी है जो हमारे आधार का है, जैम ट्रिनिटी जिसको हम बोलते हैं, जनधन, आधार और आपके मोबाइल की जो ट्रिनिटी बन गई है, जिसके कारण हमारी जो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट है, जो पहले $20 होती थी, 1200 रुपया होती थी, आज 8 रुपया हो गई है। तो ये हमें बहुत हेल्प कर रहा है, और ग्रेजुअली वी आर इंक्रीजिंग इन अवर रैंक्स। हम अपनी रैंक्स को भी बेटर कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को भी बेटर कर रहे हैं, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हैं। आप सोचिए मुंबई में जो आदमी मेट्रो में बैठता है, जो पहले वो अपने सोचिए धक्के खाते हुए अपने घर पहुंचता था या ऑफिस पहुंचता था, 2 घंटे बर्बाद करता था, आज वो मेट्रो में 20 मिनट 25 मिनट में एसी में बैठ करके पहुंच रहा है। किसको फायदा हो रहा है? मिडिल क्लास को फायदा हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है? उसके लिए उसके टाइमिंग बच रही है। वो या तो अपने फैमिली के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा या ज़्यादा काम करेगा। ज़्यादा काम करेगा तो पैसा कमाएगा, फैमिली के साथ रहेगा तो चलिए एक बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो धीरे धीरे इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स दैट एरिया, और हमारी इकोनॉमी काफ़ी बेटर कर रही है गोइंग फॉरवर्ड। सुमित भाई से अमूमन फ़ोन पे चर्चा होती है तो ये इतना टेक्निकल बात करते कि मुझे बोलना पड़ता है भाई ब्रेक लगाओ, मेरे को समझ नहीं पड़ रहा कुछ भी। सो इनसे निवेदन था कि एकदम आम सरल भाषा में बात करें। तो सुमित भाई, ऑडियंस और हमारा थोड़ा मान रखिएगा, हम इतने समझेंगे नहीं, तो आप हमको एकदम आम आदमी की भाषा में बताइए कि हाउ इज़ द इंडियन इकोनॉमी गेटिंग इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी, एंड इफ वी आर गेटिंग इंटीग्रेटेड विद देम, तो क्या हम ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन सकते हैं विश्व का ये अमृत काल में? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने युवराज भाई, कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ टोटली इंटीग्रेट हो चुकी है। इसका मतलब क्या है और इसका पहले के साथ क्या था? जैसे अब मैंने लीमन की बात यहाँ रखी थी, जब लीमन क्राइसिस हुआ तो यहाँ भी स्टॉक मार्केट टूटा, यहाँ के इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट हुआ। यहाँ राधर तब मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे, अपने इन्फ्लेशन
यूरोप और अमेरिका से ज़्यादा हो गया। आज के तारीख में क्या हुआ है, मोदी जी ने क्या रिफॉर्मेशन लाया। और मैं वापस बोलूँगा, मैंने यहाँ एक बात रखी थी कि इकोनॉमी में कुछ भी होता है तो इमीडिएट नहीं होता है। मैं आपको 2021 में लेके जाऊँगा। 2021 में एक हुआ था G20, एक हुआ था G7 और एक हुआ था UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। 3 जगह पे मोदी जी ने एक ही शब्द बोला था, एक ही बात कर रखी थी कि विश्व ने अपने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रिकॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि पहले पूरा विश्व चाइना पे डिपेंडेंट था। चाइना में कोविड हुआ तो इंडिया तो छोड़ो, इंडिया में हमारे यहाँ मुझे किसी ने बोला कि भैया मोबाइल चार्जर अगर नहीं होगा तो ले लो, क्योंकि चाइना से माल आना बंद हो रहा है। अमेरिका में तो उनके यहाँ मॉल के अंदर डायपर भी नहीं थे और कैप्स भी नहीं थी और टी शर्ट्स भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। मोदी जी ने एक ही बात रखी कि वी नीड टू रिकॉन्फिगर। आज जो इंडिया में पूरा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एप्पल का प्लांट आ रहा है, यूपी में एक चाइना की कंपनी ने मीरठ में शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पूरा शिफ्ट करके उन लोग यूपी में लेके आए। दूसरी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, सैमसंग इज कमिंग इनटू इंडिया, चाइना से दूसरा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बल्क ड्रग्स जो पहले चाइना में बनता था वो इंडिया में बनने लग गया। उसका रीज़न क्या है? मोदी जी ने 2021 में जो बात कही विश्व के प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पे कि हम लोग ने इंडिया को देखना चाहिए। उन्होंने ओपनली नहीं बोला कि आप इंडिया की तरफ देखो, इंडिया में मैन्युफैक्चर कराओ, चाइना में मत कराओ, लेकिन विश्व को समझ में आ गया, जो भी समझदार थे उनको पता चल गया अब इंडिया की तरफ देखना चाहिए, भारत की तरफ देखना चाहिए। इसका एक इम्पैक्ट अब दूसरी चीज़ है, हमने जिस तरह से ग्लोबल डिप्लोमेसी मोदी जी के राज में करी है। मोदी जी ने अफ्रीका में 22 से 23 एम्बेसीज खोली जहाँ पहले हमारी एम्बेसीज नहीं थी। आज वहाँ इंडियन बिजनेसमैन वहाँ टक्कर दे रहे हैं चाइना को। ये हो रहा है मोदी राज में, और इसका बेनिफिट ये हो रहा है कि इंडिया का इंडस्ट्रीज चलने लग गई, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। फैक्ट्रीज जो चाइना में रहती थी, ऑपरेट होती थी, अब वो इंडिया में आने लग गई है और ये आगे बढ़ने वाला है। मैं आपको बोलता हूँ, ये जो इंटीग्रेशन की बात है, यूरोप और अमेरिका अब इंडिया से ज़्यादा माल इंपोर्ट करने लगेगा। यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी क्योंकि फैक्ट्रीज इंडिया में आएगी, जो 1947 से 2014 तक नहीं हुआ था इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज़ है, चाइना इज़ नाउ फेसिंग अ ग्लोबल क्राइसिस। वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है, तो अब जो अमेरिका का पैसा चाइना में जा रहा था वो पैसा अब इंडिया में आने लगा है। आज शेयर बाज़ार अपना हम लोग बोल रहे हैं, आज 20,000 का निफ्टी हुआ तो सब लोग ने ताली बजाई, लोगों ने केक काटे खुद के ऑफिसेस में, लोगों ने पार्टियां करी। मैं आज ये मंच पे आपको बताता हूँ, 2047 में 2047 में निफ्टी 1 लाख का होगा, 1 लाख। और उसका रीज़न एक ही है, जो विश्व को जहाँ पैसा लगाना है वो एक ही देश है आज, भारत। जो बाहर के पूंजीपति है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जो मिडिल क्लास है, उनका फंड का पैसा कहाँ आएगा? वो भारत में आने वाला है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ ही इकोनॉमी चल रही है और हमारा देश आज के तारीख में विश्व के साथ इंटीग्रेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ जो ग्रोथ होगा वो बाहर के पैसे, बाहर का डिमांड से होगा और वो देशों का ग्रोथ यहाँ के ग्रोथ के कारण लिंक्ड होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, यहाँ अगर उनका पैसा कमाएगा, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यहाँ प्रॉफिट होगा, वो बाहर लेके उन लोग अमेरिका जाएंगे तो उन लोग वहाँ खर्च कर पाएंगे कि चलो गाड़ी लेते हैं, बंगला लेते हैं, खाना खाते हैं, क्रेडिट कार्ड के लोन चुकाते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी आर नाउ गेटिंग इंटीग्रेटेड। और दूसरी बात, मैं गुजरात की भूमि पे ये बात करना चाहूँगा, गिफ्ट सिटी विल बी द फिनेंशियल कैपिटल ऑफ ग्लोबल फिनेंशियल कैपिटल इन नेक्स्ट 30 ईयर्स। आज हम लोग देख रहे हैं कि 30-40 ग्लोबल फिनेंशियल जायंट्स आए हैं। दूसरे 10 से 15 साल में जितना गिफ्ट सिटी में बिजनेस होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट बॉम्बे हैज़ डन। मुंबई ने 150 साल में किया, उतना बिजनेस गिफ्ट सिटी 15 साल में करेगा। और उसके 10 से 15 साल में गिफ्ट सिटी का वॉल्यूम और बिजनेस बॉम्बे से रफली 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्लस सब फॉरेन कैपिटल गिफ्ट सिटी से ग्लोबली घूमेगा। सुमित भाई, थैंक यू सो मच। आज इनफैक्ट आपने जो कहा इतनी प्यारी सरल भाषा में कहा कि आज मैं भी समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात आज फाइनली इतने सालों के बाद। अब मोनिका जी की तरफ रुख करता हूँ मैं। एक प्रश्न मेरा आपसे मोनिका जी, ये तीनों विद्वानों ने जो बात की मैं सबको क्यूमुलेट कर देता हूँ, अक्रू कर देता हूँ मैं। तो G20 की जो हमने प्रेसिडेंसी रखी है, हमने एक प्रेसिडेंट सेट किया है। अभी तक G20 की प्रेसिडेंसी ऐसी कोई नहीं कर पाया होस्ट जो हमने किया। मोदी जी ने जो DBT का काम किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया, जैसे ऋषि भाई ने कहा, सुमित भाई ने बहुत सारी बातें बताई, अभी हाल में बताई, नितिन सर ने ये बताया कि गाँव में कैसा विकास हो रहा है। तो भारत का जो कद अंदर से उभर रहा है, उससे भारत यूँ सशक्त हो रहा है विश्व के आगे। लेकिन एक चीज़ अमूमन फॉरेन पॉलिसी में होती है
कि वो दोस्ती दिखाते हैं, जताते हैं, लेकिन जो बिजनेस रिलेशंस होते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया या बिजनेस रिलेशंस होते हैं, उसकी कुछ नीटी ग्रिटी आप हमको बता पाएंगे कि हमको कोई लाभ मिला है या नहीं मिला? बिल्कुल युवराज जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग देखते हैं बिजनेस मीटिंग्स में भी जाते हैं, हैंडशेक होता है, नाइसिटीज शेयर होती हैं, लेकिन उसके बाद एक्चुअल ग्राउंड पे वो कितना ट्रांसलेट कर पा रहा है मटेरियल बेनिफिट्स में, टैंजिबल बेनिफिट्स में, वो हमेशा एक डाउट का विषय रहता है। और मोदी जी के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये जो हैं प्रधानमंत्री हैं भारत के, लेकिन हर समय पूरा विश्व घूमते रहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो नो डाउट नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विश्व भ्रमण करा है, उन्होंने सबसे ज़्यादा देश देखे हैं, और सबसे ज़्यादा समय आप नहीं कह सकते, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने सबसे ज़्यादा समय बाहर बिताया था। जब मोदी जी बाहर जाते हैं, छोटे समय के लिए जाते हैं, और उनका सारा ध्यान होता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिलीवरेबल्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। अब इस चीज़ को समझने के लिए ना ज़रा आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। जब भारत आज़ाद हुआ पहली बार, नेहरू जी अमेरिका गए, वहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा थी, और सभा के बाद वहाँ डिनर का आयोजन किया गया। आप में से कई लोग इस एनेक्डोट को पहले से ही समझते होंगे, लेकिन मैं फिर भी यहाँ थोड़ा सा एक बताना चाहूँगी कि जब डिनर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो वहाँ नेहरू जी अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन जो थे उन सबके साथ बैठकर डिनर करने लगे, और वहाँ पर सभी बिजनेसमैन ने मिलकर उन्हें बताया कि नेहरू जी, आप जिस सीट पर बैठे हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर हम लोग जो हैं इतना बड़ा कैपिटल लेके यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने उन्हें एक रकम बताई। आप मानेंगे इस बात को कि नेहरू जी ने इस बात को सेलिब्रेट करने की बजाय, इस बात पर खुद को बधाई देने की बजाय कि आज मैं ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ जो भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो भारत पे अपना पैसा डालने के लिए इंटरेस्टेड हैं, नेहरू जी ने इस बात पर ऑफेंस ले लिया। उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी कि देखो, ये पूंजीवादी जो है, ये जो पूंजीपति है, ये मुझे अपना पैसा दिखा रहा है। वो जो एक सोच है ना, वो अब बदल गई है। 2014 से 2024 के बीच में भारत ने सबसे पहले जो सबसे अच्छी चीज़ करी वो ये करी कि हमने सबसे पहले कमेटी बनाई। जब मोदी जी सरकार में आए, जब उन्होंने स्वेरिंग इन सेरेमनी अटेंड करी और उन्हें फाइनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस किया गया, उन्होंने सबसे पहले एक कार्य किया कि अब तक हमने जितने भी ट्रेड डील, चाहे वो हमने साउथ ईस्ट एशिया के साथ करे हों, आसियान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर भी जितनी भी ट्रेड डील्स हमने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ करी हो, चाहे बायलैटरल बेसिस पे करी हो, चाहे मल्टीलैटरल बेसिस पे करी हो, चाहे आसियान के साथ जो FTA है, बहुत फेमस है, हम में से कई लोग उसके विषय में जानते होंगे, वो किया हो, या हम चीन के साथ जितना व्यापार कर रहे हैं, या लैटिन अमेरिका में या अफ्रीका में, खास तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ जो हमारी ट्रेड डील्स हैं, उनका ज़रा नफ़ा नुकसान एक बार देख लिया जाए। क्योंकि देखिए, हर चीज़ का ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है, और यही मोदी जी ने भी किया। सारे ट्रेड डील्स को बिठाया गया, उनका नफ़ा नुकसान तय किया गया, और ये पाया गया, और बहुत ही खौफनाक नतीजा जो है उसका सामने आया, और ये पाया गया कि हर ट्रेड डील में, इन एवरी सिंगल ट्रेड डील, भारत वॉज लूजिंग अ लॉट। हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा जो बाजार है, पूरा का पूरा जो मार्केट है, वो खोल करके विश्व के आगे समर्पित कर रखा था कि आइए, आप यहाँ आइए, आप अपनी दुकान खोलिए, यहाँ व्यापार करिए। हम लोग छोटी से छोटी सेफ्टी पिन से लेकर के एक बड़े से बड़े हवाई जहाज तक, हर चीज़ के लिए जो चीज़ आसानी से हमारे खुद के लोग बना सकते हैं, जो चीज़ हमारे युवाओं को रोज़गार दे सकती थी, जिस चीज़ से हमारी फैक्ट्रियाँ चल सकती थी, हमें जॉब्स मिल सकती थी, हर चीज़ हम आउटसोर्स कर कर बैठे थे। हर चीज़ के लिए हम उन लोगों पर निर्भर थे। और जब ये चीज़ पाई गई, जब हमें ये समझ में आया कि ओहो, ये तो बहुत बड़ा नुकसान करा लिया। हम सोच रहे थे फ्री मार्केट इकोनॉमी, और ये सब हमारे मित्र हैं, और इनके साथ हम फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे, जैसे ये आगे बढ़ गए हैं, चलो इनके साथ ट्रेड डील साइन करते हैं। लेकिन ट्रेड डील, और मुझे यहाँ कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जितनी ट्रेड डील UPA के दौरान साइन हुई हैं, वो कान बंद करके और आंखें बंद कर साइन करी गई। It was literally a blinds and a deaf's approach to trade deals. और उसका असर क्या हुआ कि इतने सारी पेटिशंस हमारे बिजनेसमैन ने मनमोहन सिंह जी को भेजी कि कृपया करके एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाइए, ये लोग हमारे यहाँ पर बहुत महंगा सस्ता सामान बेच रहे हैं, हमारे खुद के व्यापारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको रोकिए, कस्टम ड्यूटीज लगाइए, आप किसी भी तरीके से जो इम्पोर्ट हो रहा है इसको बंद कीजिए। लेकिन किसी के कान पर जो है जूं तक नहीं रहेंगी। और फाइनली हैप्पीली आफ्टर 2014 सबसे पहले आया आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, उसके भी पहले आया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। जब मोदी जी अमेरिका जा रहे थे,
अब आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए नेहरू जी और मोदी जी के बीच में। जब नेहरू जी अमेरिका गए तो उन्होंने अपनी नाक से कोड़ी कैपिटलिस्ट को देख करके कि यार ये तो मुझे अपना पैसा दिखा रहा है। लेकिन जब मोदी जी अमेरिका जा रहे थे तो जाने से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने उसी से एक दिन पहले शाम को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव घोषित किया और उन्होंने कहा कि आज के बाद से भाई देखो, सिंपल चीज है, हम हैं भारतीय, हमारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास डेमोग्राफी है और हमारे पास डिमांड भी है। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आज की डेट में हमारी 65% से ज्यादा जनता जो है 35 वर्ष की आयु से नीचे है। हमारे पास डेमोग्राफी भी है, जवान लोग हैं, कार्य करना चाहते हैं, फैक्ट्रियों में काम करेंगे, ऑफिसेज में काम करेंगे, चीजें बनाएंगे, बेचेंगे। हमारे पास में डिमांड भी है। वी आर होम टू द लार्जेस्ट इमर्जिंग मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड। तो देखिए, डिमांड भी हमारे पास है, डेमोग्राफी भी हमारे पास है और डेमोक्रेसी भी हमारे पास है। मोदी जी के बिल्कुल यही शब्द थे और उन्होंने कहा कि आज के बाद चाहे वो आम तौर पर इस्तेमाल करने वाली चीजें हों या फिर रक्षा में इस्तेमाल करने वाली चीजें हों, वेदर इट इज मेक इन इंडिया और इट इज मेक इन इंडिया डिफेंस, आज के बाद जो भी कुछ भारत में बनेगा वो भारतीय स्वयं बनाएंगे और पूरे विश्व के लिए बनाएंगे। और देखिए, कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका टूटा, बिल्कुल वही हुआ 2020 में। अभी देखिए, मोदी जी सपना देख रहे हैं मेक इन इंडिया का, और 2020 में कहते हैं ना, अगर आप मेहनत करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ देती है। 2020 में चीन ने पूरे विश्व को साबित कर दिया कि भाई मैं भरोसेमंद इंसान तो नहीं हूं। हमारे यहाँ पे ये बैट आ गया है, ये वायरस आ गया है और आप सप्लाई चेन्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और प्लस देखिए, एक तरफ तो मैं आपको पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाऊंगा और उसी समय पूरे विश्व में, चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो साउथ एशिया हो, चाहे वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश हो, जहां भी हो, मैं सबको बताऊंगा कि मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूं और अब मुझसे अपनी ताकत संभाली नहीं जा रही है और अब मैं एग्रेसिव होने वाला हूं, मैं सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला हूं। और तब विश्व की आंखें खुली कि अगर इफ चीन is not trustable, then India is very reliable. अगर आपको बिजनेस करना है, आप प्लीज हमारे देश में आइए। भूल जाइए सेफ्टी पिन आज की डेट में। और बहुत बड़ी बात है युवराज जी, हम सबको अपने आप को आज कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए, क्योंकि भूल जाइए सेफ्टी पिन। मात्र 10 सालों के अंदर आज हम सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन में भी इनिशिएट हो चुके हैं। जिस तरह से मैं यहाँ बोल रही हूँ, उसी समय बैंगलोर में और भारत के कितने अन्य शहरों में बड़े बड़े देश, ताइवान जो कि चीन का एनिमी है, बहुत लंबी कहानी है, वहां कभी किसी और दिन सुनाएंगे, लेकिन ताइवान और भी बहुत सारे देश जो हैं वो इंडिया को अपनी सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन में शामिल करना चाहते हैं। आज की डेट में अमेरिका हमें जेट इंजन देना चाहता है और एक चीज और फ्रांस हमारे साथ मिल करके वो जेट इंजन बनाना चाहता है। ये देश के प्रति भावना है जो युवाओं में है आज की। अभी सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग लेट, तो मैं एक थोड़ा सा रैपिड क्वेश्चंस करने चाहूँगा। नितिन भाई, इनकम टैक्स भरते हैं आप? हाँ बिल्कुल। माइक लीजिए नितिन भाई, थोड़ा हम भी जाने आपका। जी बिल्कुल। तो कितना वाइट कितना ब्लैक? कितना वाइट कितना ब्लैक बोले तो? इनकम का कुछ हिस्सा हम वाइट में इनकम टैक्स दिखाते हैं, कुछ हम भरते नहीं है, कच्चे में 2 नंबर में होता है। नहीं होता था ना, पहले होता था, हाँ 2 नंबर में हो जाता था। अभी तो जब ये वो यूपीआई उठा के दिखा रही है तो क्या 2 नंबर करा भैया, सब तो 1 नंबर कर दिया आपने। यही मेरा प्रश्न है, चारों पैनलिस्ट को मैं पूछना चाहूंगा, केवल 30 सेकेंड्स 1 मिनट का इंटरजेक्शन। ये जो करदाता है, इनको ठगा हुआ महसूस होता था, आज हमने देखा करदाता की संख्या बढ़ी है, तो उस संख्या को और बढ़ाने के लिए और जो अभी करदाता है उनको क्या लाभ दे सकते हैं? मैक्सिमम 1 मिनट का इंटरजेक्शन चारों पैनलिस्ट से। मैं यहाँ पर एक छोटा सा पर्सनल एनेक्डोट बताऊंगी। जब से मैंने पीएचडी कंप्लीट करी और कमाना शुरू करा, तब से इनकम टैक्स भी कुछ दुनिया में होता है मुझे ये पता चला और जानकर बहुत दुख हुआ। जब ये पता चला कि आप पूरे साल इतनी मेहनत करेंगे और उसके बाद साल के आखिर में आपकी कम से कम 1 महीने की सैलरी जो है वो सरकार को जाएगी। और ये अभी सहकारी जी के बारे में बात कर रहे थे, कोऑपरेटिव। मेरे डैड नेफिड से रिटायर हुए हैं, ही वाज जीएम। और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि टचवुड आई स्पोक टू माय फादर दैट डे। मैंने अपने पिता से इस विषय में बात करी और मैंने उन्हें बताया कि आज आप प्लीज़ मुझसे बात मत करिए, मैं मोनिका जी माइक थोड़ा ऊपर। मैंने उन्हें बोला कि आज आप प्लीज़ मुझसे बात मत करिए क्योंकि आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा इनकम टैक्स जाना है। और तब मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि बेटा तुम इतना मोदी जी के बारे में लिखती हो, उज्ज्वला स्कीम के बारे में जानती हो,
हर घर नल के बारे में जानती हो, इतनी सारी स्कीमें हैं, तुम बहुत ब्लेस्ड हो, यू आर वेरी प्रिविलेज कि तुम एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ पर तुम इनकम टैक्स दे पा रही हो। कई लोग आज भी हमारे भारत में, देखिए मैं अभी बढ़ते भारत की बात कर रही थी, लेकिन अभी भी भारत का एक तबका टाइम्स है। अप मोनिका जी। Okay. So I think if my tax, I'll just sum up it in one sentence. If my tax is able to give Ujjwala gas connection to even one single housewife, I think that completely justifies my income tax. I'm sorry for being devil's advocate, but headmaster की कुर्सी पे हूँ तो छड़ी तो लगानी पड़ेगी। जो आप टैक्स की बात कर रहे हैं, मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक बार तो ये 5-6 साल पहले की बात है, जब मैं कोई प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग एक्वायर करने जा रहे थे, तो हमने पूछा कि भाई पेमेंट कैसे लोगे, तो उसने बोला भैया 60% मोदी और 40% गांधी। आज वो पेमेंट 100% मोदी पे होता है, तो आप समझ लीजिए ये डिफरेंस है। और सेकेंडली, आज के डेट में जैसे मैंने आपको बताया भी था कि पहले 17,000 रुपया जो आदमी महीने का कमाता था उसके ऊपर टैक्स लगता था। आज वही आदमी 60,000 62,000 रुपया कमाता है महीने का और उसको कोई टैक्स नहीं देना है। इनफैक्ट अभी ये जो स्लैब्स, नई रजाइम में जो स्लैब्स आए हैं, 7.5 लाख हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली स्टैंडर्ड डिडक्शन लेकर के, तो बेसिकली 1.5 करोड़ टैक्स पेयर जो 2021-22 में थे और जो अभी देंगे, वो निकल चुके हैं टैक्स नेट से। They have gone out. They just have to file a zero tax return or they have to reclaim their आपके TDS जो उन्होंने भरा है, उनसे उनका कटा है, उनको वो रिक्लेम करने के लिए वो टैक्स फाइल करेंगे। तो आप सोच लीजिए इतना बड़ा चेंज आ गया है कि टैक्स नेट इंक्रीज भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग टैक्स नेट से निकल गए हैं और सिर्फ मात्र 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, जो मतलब TDS भरने के बाद भी, कटने के बाद भी, आज भी वो 2-2.5 करोड़ ही टैक्स है। मतलब उनके ऊपर ही पूरा बोझ है, आम जनता के ऊपर डायरेक्ट टैक्स का कोई बोझ नहीं है। थैंक यू। सुमित भाई, करदाताओं को लाभ क्या देना चाहिए? युवराज भाई, मैंने 1996 में जब CA का ट्रेनिंग चालू किया, तब हम लोग क्लाइंट को फ़ोन करते थे और पूछते थे कि आपको कितना टैक्स भरना है, और क्लाइंट बोलता था 100 रुपया भर दो, और हम बोलेंगे नहीं 1000 रुपया भरो ना। वहाँ से काम चालू होता था, रिवर्स में काम होता था कि आपको टैक्स भरना है, उसके हिसाब से हम प्रॉफिट दिखाएंगे। अब चीज़ क्या चेंज हो गई है कि मोदी जी के टाइम में यहाँ एक पूरा अलग रेवोल्यूशन आ गया है, जो फॉर्मलाइज इकोनॉमी हुई है। अब मैं आपको यहाँ एक उदाहरण दूंगा, युवराज भाई शायद 30 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। सूरत में यहाँ GST का हुआ था, तो टेक्सटाइल वालों ने इतना विरोध किया था। कितने लोगों को यहाँ पता है कि बाद में जो लोगों ने बराबर GST भरा, उनका GSTR 1 के बेसिस पे उनको बैंक से फ़ोन आते थे, आपके सिर्फ 6 महीने के GSTR 1 भरो या फाइल करो, यानी जितना एक नंबर में मोदी में आपने सेल दिखाया है उसके ऊपर आपको बैंक का लोन 12% में मिलेगा, 9% में मिलेगा, 10% में मिलेगा। और वही सूरत में जो व्यापारी था, जो पहले गांधी में काम करता था, उसको 24% में लोन लेना पड़ता था। आज हम लोग सिर्फ ये मेरा सर्विस भी, आज मैं जो SMEs को एडवाइस करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ तो बाकायदा जितना अगर आपका 1 रुपये का टैक्स भरना है, 1 रुपये का टैक्स बाकायदा भरो। आपको उसके सामने जो फैसिलिटीज़ मिलती है बिजनेसमैन को, जैसे बैंक से लोन लेना है, शेयर बाज़ार में लिस्टिंग होना है, ये सब में आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ये मत देखो कि मुझे क्या मिल रहा है, कि अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है। मैं खुद के लिए नहीं मांग रहा हूँ, वो देश के लिए जा ही रहा है। जो नंबर्स दिए हैं कि ऋषि भाई ने दिया, पहले 1.5 लाख करोड़ हुआ, 15 लाख करोड़ का मेरे टैक्स के पैसे से, वो दूसरों के लिए हुआ, लेकिन मेरे लिए क्या बेनिफिट हुआ? मोदी जी ने 30 सेकेंड्स, मोदी जी ने ये पूरा इंडस्ट्री, फिनेंस इंडस्ट्री को फॉर्मलाइज और ऑर्गेनाइज कर डाला है। आज मैं टैक्स भरूंगा तो मेरे को खुद के बिजनेस के लिए लोन मिलती है, फिनेंस मिलता है सस्ते भाव में। दैट इज द बेनिफिट। मैं चारों से क्षमा भी चाहूँगा, 12 वर्ष में शिक्षक रहा हूँ, तो वो छड़ी वाली आदत गई नहीं अभी भी। आखिरी क्वेश्चन, फटाफट 1 मिनट के इंटरजेक्शन सबके। इंडिया से भारत बनना है, अमृत काल में हमको जीना है, तो जो हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है, उसके लिए आप सारे युवा हैं, क्या सजेशंस होंगे आपके? सरकार अच्छा करी तो अच्छे का बेहतर, बेटर का बेस्ट कैसे किया जाए? 1-1 मिनट में अपने अपने सजेशंस। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करोगे उतना ही पैसा वापस रिटर्न आएगा। क्योंकि आप मिडिल क्लास से, जैसे इन्होंने बोला कि आपको क्या मिलता है टैक्स से,
आपको मेट्रोज मिल रही है, आपको पोर्ट्स मिल रहे हैं, आपको एयरपोर्ट्स मिल रहे हैं। कोई भी एयरपोर्ट पे चले जाइए, एक्सपेंशन चल रहा है वहाँ पर। आप दिल्ली में चले जाइए तो एक्सपेंशन है। सूरत में अभी मैं उतरा तो देखा बड़ा एक टर्मिनल बन रहा है, और हर जगह एक्सपेंशन चल रहा है। तो आपका जो पैसा है आपके लिए ही यूटिलाइजेशन होगा, और जितना आपके पास वापस आएगा आप ज़्यादा और भी काम करोगे। तो मुझे लगता है ये एक वर्चुअस साइकिल है जो ज़्यादा धीरे धीरे इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और लोगों की वो वेल्थ भी बढ़ेगी। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। स्टॉक मार्केट का जो टोटल मार्केट कैप था जब 5 साल पहले 110 लाख करोड़ था, आज 325 लाख करोड़ है। 325 लाख करोड़। अब आप सोचिए, अगर आपके पास कोई भी शेयर्स थे 4 साल पहले और आज है, ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना ऑन एन एवरेज आपका पोर्टफोलियो बढ़ा है, वेल्थ इफेक्ट बढ़ा है। अगर आपकी वेल्थ इफेक्ट होती है तो आपकी स्पेंडिंग अपने आप बढ़ जाती है। आपको लगेगा यार मेरे पास तो पैसे हैं, चलो आज नई गाड़ी लो, नया घर लो, नया इधर लो, नया इंटीरियर करो। तो कुछ ना कुछ आप स्पेंडिंग करोगे तो इकोनॉमी अपने आप बूम करेगी, क्योंकि आपकी स्पेंडिंग बढ़ रही है। यही बात है। नितिन जी। इंडिया से भारत तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत से ही इंडिया बना था। वापस इंडिया से भारत आपको आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। घर वापसी हो रही है। घर वापसी हो रही है पूरी तरह से। और आप देखेंगे तो लिटरल टर्म्स में घर वापसी हो रही है। आप देखिए, पहले भारत में नदियों से व्यापार होता था, वापस वाटरवेज से व्यापार होने लगा है। धीरे धीरे करके देखेंगे आप। अभी मोदी जी ने G20 आपने बोला, G20 में क्या गिफ्ट दिए गए? हर वो गिफ्ट दिया गया जो गाँव में बन रहा है, गाँव से हस्तशिल्प कला से रिलेटेड है। तो वापस आप उसी जगह पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे बोलूँ, जो काम NEP में हुआ है, ये इंडिया से भारत बनाने वाला, अपनी भाषा में पढ़ाई करेंगे। इंजीनियरिंग है तो गुजराती लोग गुजराती में ही पढ़ेंगे, हमको अंग्रेज़ों की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उससे आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आने वाला भविष्य भारत का बहुत उज्जवल होगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो आपने बोला है इंडिया से भारत कैसे बने, देखिए 2000 साल अगर हम पिछले देखें ना विश्व के, तो 1800 साल तक हम भारत थे। 1800 साल तक जब हम भारत थे तब 25% वर्ल्ड GDP का या वर्ल्ड आउटपुट का भारत कंट्रीब्यूट करता था। केवल 200 साल जब हमारा कॉलोनाइजेशन हुआ और जब इन्वेडर्स हमारी कंट्री में आए, बस वो 200 सालों के लिए जो है हम इंडिया बन गए। तो ऐसा क्या था हमारी सोच में परिवर्तन जो हम भारत से इंडिया बन गए। अभी जब दोबारा इंडिया से भारत बनना है तो जाहिर सी बात है सोच में परिवर्तन लाना होगा। और क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ तो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीज़ बोलती हूँ, डू नॉट हैव माइंडसेट ऑफ अ जॉब सीकर। जॉब सीकर मत बनिए कि यार बस डिग्री कंप्लीट हो जाए, ठप्पा लग जाए, यार जॉब मिल जाए। ये जो UPSC SSC इसके अंदर हम 10-10 15-15 साल जो बिताते रहते हैं, खास तौर पे कई ऐसे युवा हैं जिनकी सोच जॉब सीकर की होती है। जॉब क्रिएटर बनिए। ये सोचिए कि अगर आप आज कुछ शुरू करते हैं तो आप 4 लोगों को नौकरी देंगे, आप 20 लोगों को नौकरी देंगे, और क्यों ना हम विश्व के लोगों को, आज इंडिया इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ ग्लोबल वर्क फोर्स। हम लोग पूरी दुनिया में, चाहे गल्फ में हो चाहे हर जगह, लोग सप्लाई कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत लोग हैं, लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, आप रख लीजिए। कितना अच्छा हो अगर हम बाहर के लोगों को नौकरियाँ दें, और हम ऐसा कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है इंडिया से भारत बनना बहुत आसान है, बस जॉब सीकर नहीं बनना, जॉब क्रिएटर बनना है। मैं मेरे पैनलिस्ट का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, सुमित भाई, ऋषि भाई, नितिन भाई, मोनिका जी, और इस सत्र का समापन हम यही करते हैं।